प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बातें होती रहती हैं, होती रही हैं, होती रहेंगी। इसके पहले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत बातें हुई हैं, खूब किताबें भी आई हैं और अब तो सिलसिला चल पड़ा है। लेकिन नेता नरेंद्र मोदी के बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है। और नेता चाहे सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, नेता ही होता है। अजय सिंह हमारे आज साथ हैं। बात इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने किताब लिखी है, द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी। अजय सिंह 3.5 दशकों तक पत्रकारिता में सक्रिय रहे। हाल फिलहाल वो एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रेस सलाहकार हैं। और आज हम बात जो करेंगे वो नेता मोदी पर करेंगे, क्योंकि उनकी पत्रकारिता का एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक उद्भव है उसे देखते हुए गुजरा है। और बहुत सारे घटनाक्रम हुए जहां वो खुद भी खड़े थे, उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा, रिपोर्ट किया। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाकू नितिन में। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बात यह है कि जब मैं किताब पढ़ रहा था तो इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें हमने बाहर से देखा। अंदर क्या हो रहा था, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे, उन्हें रोकने वाले या उन्हें आगे बढ़ाने वाले क्या कर रहे थे, वो हमें नहीं मालूम था। हम तो वैसे भी राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, पत्रकारिता के भी छात्र हैं। आपने तो 3.5 दशक बिताए हैं। तो पहले तो मुझे ये आपसे पूछना था कि आप इन 35 सालों में, 36 सालों में जो भी आपने पत्रकारिता की और अभी भी, आप कितनी बार नरेंद्र मोदी से मिले भी हैं या कितनी बार साक्षात्कार लिया? नहीं, अब इस तरह की चीज़ों में काउंट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि जब आप रिपोर्टिंग में होते हैं फील्ड में, तो आप 20 बार एक दिन में मिलते हैं और मिलने का कोई काउंट नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जैसे आप मुख्यमंत्री बन गए या पीएम बन गए तो फिर वो मुश्किल हो जाता है मिलना। उसकी वजह ये नहीं है क्योंकि एक्सेसिबिलिटी फिर उतनी नहीं रहती है। तो अब हमने अपने जीवन में कितनी बार मिला है ये तो शायद मैं काउंट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वैसे भी मिलना होता रहा है। तो इसको कोई एक हम आपको आंकड़ा दें तो शायद अभी कोई ऐसा चिप नहीं लगा है जबकि मैं किसी से बात करूं और वो चिप में आ जाए, तो वो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। असल में मेरा पहला सवाल इसलिए था क्योंकि अक्सर जब आप तो चूंकि फील्ड में रहे तो आप नरेंद्र मोदी को उस तरह तो नहीं देखते रहे जो बहुत सारे लोगों ने 2014 के बाद देखा। इनफैक्ट 2002-2003 के बाद ही बहुत सारे लोगों के लिए उनका नाम बहुत परिचित हुआ। उसके पहले नरेंद्र मोदी पर्दे के पीछे थे। उसके पहले वो काम तो बहुत करते थे, लेकिन उनका नाम उस तरह से राजनीतिक परिदृश्य पर आया नहीं था, उभरा नहीं था। लेकिन आप जो हैं, जो मैंने इस किताब में भी पढ़ा, लगातार गुजरात में होते रहे घटनाक्रमों पर नज़र रखते थे, गए भी थे, वहाँ एक भूकंप भी आया था, उसे भी आप कवर कर रहे थे। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट जागा ये पूछने में कि आप उन्हें कब से देखते रहे? जब हम लोग में से कोई नहीं देख रहा था तब से आप उन्हें ऑब्जर्व करते रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। 95 में, जो कि इसमें हमने जिक्र भी किया है कि 95 में हम पहली बार हमारी उनसे भेंट हुई, लेकिन 93 में हम उनके बारे में सुन चुके थे और ये मालूम हो गया था कि संगठन की उससे 93 नहीं बल्कि 92 हम कहेंगे, 92 के पहले की बात है। रथ यात्रा से भी पहले। रथ यात्रा, आडवाणी जी की रथ यात्रा नहीं, डॉक्टर जोशी की रथ यात्रा। तो डॉक्टर जोशी की रथ यात्रा के टाइम में जब वो यूपी में घूम रहे थे तो उस समय रथ यात्रा किस तरह से ऑर्गेनाइज हुई है, उसमें कुछ ऑफिसर्स थे जो उनके साथ चल रहे थे, उन्होंने हमें आके बताया और उसका जिक्र हमने इसमें किया है कि किस तरह से वो ऑर्गेनाइज्ड हुई थी रथ यात्रा, और जिसमें पुलिस को भी एक अचरज हो रहा था कि ये कितने अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज हुई है। तो संगठन के बारे में मैं जानता था, लेकिन पहली मेरी भेंट हुई थी, मैं दिल्ली में आ गया था, पायनियर अखबार में था और हम बीट पे थे। भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था पार्लियामेंट एनेक्सी में, तो वहाँ पे भेंट हुआ और वहाँ पे हमने उनको देखा आते हुए और मैंने रोका और उनसे अपना इंट्रोडक्शन दिया। ये पहली भेंट हुई थी जो कि मुझे आज तक याद है, जिसका हमने जिक्र किया है। लेकिन उसके बाद फिर चूँकि हम फील्ड में थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो बात होती थी, मिलते थे,
कई बातें होती थी, तो इसलिए एग्जैक्ट मतलब उसका नंबर नहीं है। नहीं, यही मैं लाना चाह रहा था कि आप पहली बार तो उनसे 92-93 में मिले। नहीं, 95 में। उसके पहले वो गुजरात में थे, खूब काम करते थे, और जो मैंने आपकी किताब में भी पाया, और अब तो उनके बारे में कई किताब हैं जो शाया हुई हैं, उसमें मैंने पाया कि वो संगठन में उससे पहले काफ़ी लंबा काम कर चुके थे। आप उनकी शुरुआत भाजपा में, संघ में तो नहीं, कब से देखते हैं? कब वो भाजपा में एक परिचित नाम हो गए कि हाँ, अब ये नरेंद्र मोदी हैं और अब ये भाजपा कार्यकर्ता हैं? नहीं, एज ए रिपोर्टर तो हमें अंदाज नहीं था 91 के पहले। 91 के पहले हमें कोई हम चूँकि रिपोर्टर एक स्टेट में थे, यूपी में थे, तो यूपी में हम यूपी के ही लोगों को जानते थे या जो अखबारों में देखते थे उससे कुछ अंदाज मिलता था। लेकिन जब ये किताब पे हम काम कर रहे थे तो करीब 100 लोगों से हमने बात की। ये वो लोग थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट लोग थे और जो उनके साथ एसोसिएटेड रहे। तो उस बातचीत में ये निकल के आया और तब पता चला कि 75 और 77 से जो इनका आरएसएस में जब ये थे, और आरएसएस के बाद 79 और 81 में मच्छू डैम हुआ। मच्छू डैम के बाद 81 या 82 की बात है, वो जो खेड़ूत मूवमेंट, फार्मर्स का मूवमेंट हुआ, हाँ, किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें इनका एसोसिएशन हुआ। लेकिन ये सारी बातें हमें, ये पुस्तक जो ये बुक हम लिख रहे थे तो उसमें जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो वो बात करने में पता चला। इसका हमारा कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं था, हमें सेकंड हैंड जो लोगों से बात किए उससे वो हमने लिया और तब हमने इसमें लिखा। आपकी इस किताब को जो मैं पढ़ रहा था तो पाया कि उनकी जो राजनीतिक शुरुआत है वो बहुत लोगों से थोड़ा अलग तरह की है। वो तो कहीं दक्षिण में थे जब एक त्रासदी हुई गुजरात में, जिसे आप कहते हैं कि वो अपनी बनाई हुई थी, ह्यूमन मेड थी, लोगों ने खुद बनाई थी, बांध था, वो बह गया और लोग बाढ़ हो गई। उसके बाद वो गुजरात पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने सेवा की। उस शुरुआत वो बात करते हैं कि शुरुआत इस तरह से हुई। फिर वो संगठन में कैसे आए? क्योंकि वो तो वहाँ पर हेल्प करने गए थे, तो संगठन में आना उनका कैसे हो गया अचानक? देखिए, वो उस समय की बात थी, वो जो 79 का वो डैम ब्रेक वाला जो हुआ था और जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा डैम ट्रेजेडी था, डिसास्टर के रूप में अगर आप देखें, 25,000 लोगों की जान गई थी। तो वो उस समय कोई राजनीतिक उद्देश्य था वो तो नहीं हमें दिखाई देता है। उस समय सेवा भाव ही था और एक सांगठनिक जो क्षमता होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जिसे हम कहते हैं, वो स्किल दिखाई दिया। और साउथ में थे ये, हमें जब लोगों से बात किया तो पता चला, और साउथ से वो आए और उन्होंने एक एरिया लिया और उस एरिया को लेके वहाँ पे जो काम किया वो बहुत अच्छा काम था, उत्कृष्ट काम था। तो वो जो चीज़ें हुई उससे क्या हुआ कि आरएसएस, उस समय तो आरएसएस था, और अगर आप इतिहास देखें तो उस समय बीजेपी तो आया भी नहीं था, जनसंघ भी खत्म हो गया था, जनता पार्टी में चला गया था। खुद सरकार भी मेरा ख्याल है गुजरात में उस वक्त इनकी तो थी नहीं। तो वो उस स्थिति में जो काम लिया उससे क्या हुआ कि आरएसएस के बारे में एक छवि जो वहाँ बनी वो ये बनी कि सेवा अगर काम ये लेते हैं तो बहुत अच्छा लेते हैं, और एक सोसाइटी में ट्रैक्शन जिसे कहते हैं वो आया। तो कॉन्टेक्स्ट वो था, हमने जो हम वो जो इंसिडेंट लिखे हैं वो संगठन के ही हिसाब से लिखे हैं कि संगठन की क्षमता क्या थी और संघ में रहते हुए भी वो सांगठनिक जो क्षमता थी उसने क्या असर दिखाया। ये उसका जो हमारा कॉन्टेक्स्ट था वो ये था जी। तो वो जो बांध वाली त्रासदी हुई, नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे, बहुत सारा राहत कार्य किया और वो एक बढ़िया संगठन करता है, ये चीज़ वहाँ पर बहुत सारे लोगों की नज़र में आई। एक चीज़ और है, खुद आरएसएस भी गुजरात में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तो नहीं था, तो बहुत सारे लोगों के लिए शायद वो पहला वाक़या रहा होगा जब नरेंद्र मोदी के चेहरे के तौर पर आरएसएस से उनका परिचय हुआ होगा। आरएसएस से तो था, लेकिन आरएसएस वहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंशियल नहीं था, ये भी एक फैक्ट है। पर ये घटनाएं और इन घटनाओं में जो इंटरवेंशन आरएसएस का हुआ उसके बाद वो धीमे धीमे
एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती गई। और तभी आपने देखा होगा कि 86 ऑनवर्ड्स, जब 86 में मोदी जी का ट्रांजिशन होता है आरएसएस से भाजपा में, तो आरएसएस भी स्ट्रांग होती जाती है, बीजेपी भी स्ट्रांग होता जाता है, और ये स्ट्रांग होके फिर आप देखेंगे तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या बाकी जो इस तरह के जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें इलेक्शन ये जीतते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था। जो मैंने बातचीत की शुरुआत में जहां आपको जोड़ने की कोशिश की थी वो यही थी कि 92, 93 या 95 में वो पत्रकारों की भी नज़रों में आए, 2002 के बाद जनता की नज़रों में आए। मेरा इंटरेस्ट ये था कि 92, 93 से पहले आप थोड़ा सा रोशनी अगर डालें वो संगठन में क्या क्या कर रहे थे, क्योंकि आपने किताब संगठन के बारे में ज़्यादा लिखी है। ये संगठन पे ही किताब है, ये बाकी चीज़ पे नहीं है। नहीं, बाकी चीज़ पे है भी नहीं, ये पूरी तरह से सिर्फ संगठन पे है। और हमने कोशिश ये की है कि संगठन, राजनीतिक संगठन प्रजातंत्र में कितना इम्पोर्टेंट होता है और राजनीतिक संगठन का साइंस क्या होता है। वो अनसाइंटिफिक नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई एक नेता आया और संगठन बन गया। एक सस्टेन्ड एफर्ट होता है, तो हमने उस एफर्ट को लाने का अटेम्प्ट किया है। अब जो दूसरी बात आप पूछ रहे हैं कि 91 के पहले क्या था, यानी 90s के पहले जी, तो 86 में अहमदाबाद में जो इलेक्शन हुए थे स्थानीय, हाँ, तो वो उन इलेक्शंस में वो जिस तरह से इलेक्शन जीते उसका एक बहुत डिटेल्ड इसमें है वाकया, बहुत दिलचस्प है। और वाकई में तो रिकमेंड करूँगा कि वो पढ़ना चाहिए। अगर कोई केवल उस वाकये को भी पढ़े तो ये अंदाज़ा लग सकता है कि ये आदमी आगे चल के क्या क्या कर सकता है, उसमें सब कुछ है। अगर आप उस इलेक्शन में देखें तो एक अंडरवर्ल्ड डॉन होता है जो कि 5 जगह से इलेक्शन लड़ता है, 5 जगह से वो इलेक्शन जीतता है सारे वार्ड। और लॉयन उसका सिंबल होता है, केज लॉयन अहमदाबाद में घुमाता है। क्या कमाल की बात है कि पिंजरे में शेर अहमदाबाद की गलियों में घुमाया जा रहा था। और ये बताया जाता है कि हम इलेक्शन जीतेंगे। अहमदाबाद में उस समय शोर ये था कि आप दिल्ली जीत सकते हैं, अहमदाबाद नहीं जीत सकते हैं। उस स्थिति से आपको अहमदाबाद इलेक्शन जीतना, और सबसे बड़ी बात है अगर उस चैप्टर को आप देखें तो उसमें एक जगह हमने दिया है कि किस तरह जो गुजरात के बाहर के लोग थे, क्योंकि अहमदाबाद में मिल्स बहुत हैं, तो मिल्स में बाहर से लोग आए हैं। मुंबई जैसी स्थिति थी कमोबेश। हाँ, बाहर से बहुत लोग आते थे, बाहर से बहुत लोग आते थे और उनका जो रहने वाला होता था वो वहाँ वोट देते थे। और करीब कई सीट्स थे जिस पे उनके वोट का इन्फ्लुएंस था। वो सारी की सारी सीट बीजेपी को मिल गई, सो कॉल्ड बाहरी लोगों का, जो बाहरी लोग थे और वो सारी की सारी सीट बीजेपी को मिल गई। वो कोऑप्शन जो था ना वो अपने आप में अद्भुत था। एक्चुअली ये एक्सप्लोर करना कि पहले से ही ये तो तय है किसके पास क्या समीकरण है, जैसे खाम वाला समीकरण था वो तो कांग्रेस का था, तो ये एक्सप्लोर करना कि अब हम और किस पॉकेट में जा सकते हैं यहाँ से वोट मिल जाए, ये उस चैप्टर से बहुत ढंग से पता चलता है। नहीं, और खाम वाला जो था, खाम ने वहाँ दिक्कत बहुत किया था। और ये बताना कि खाम से दिक्कत हो रहा है, खाम को थोड़ा सा आप बता दें क्या क्या था उसमें, कौन ये कौन बेसिकली माधव सिंह सोलंकी थे। और माधव सिंह सोलंकी मोदी जी के अलावा अगर कोई लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे तो वो थे। और 1985 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें माधव सिंह जी इलेक्शन जीत गए थे। लेकिन अगर आप उस समय का इतिहास देखें, आपकी उम्र तो छोटी है, आप उस समय तक नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग तो हम लोग उसको जानते हैं। 85 का दौर वो दौर था जबकि 6-6 महीने 9-9 महीने अहमदाबाद में रॉयट्स होते थे। लोग इसको भूल गए हैं। लोग, देखिए कमाल है कि 2002 याद है लोगों को, शायद हमारी जनरेशन को इसलिए भी क्योंकि हमारे जहन में सबसे बड़ा दंगा, सबसे ताज़ा जो है वो यही है। लेकिन आप जो कह रहे हैं और जो ये किताब भी कहती है, इतिहास ठीक ठाक पुराना है दंगों का गुजरात में, बहुत पुराना है। और 85 में तो माधव सिंह जी इसी पे हटे थे।
दंगे लगातार हो रहे थे, 8 महीने से हो रहे थे। बाप रे, कितने लोग उसमें मरे, अनऑफिशियली ऑफिशियली कुछ हो? अब उसका कोई स्टैटिस्टिक्स मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत लोग मरे थे। कुछ लोग कहते हैं शायद 2002 से भी बड़ा था। नहीं, वो बहुत बड़ा, अवधि तो थी बड़ी, अवधि इतनी बड़ी थी और लगातार दंगे होते थे, बात पे दंगे होते थे। तो वो खाम जो था वो था क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम, ये लेके चले थे। उसने वहाँ पे काफ़ी सोशल लेवल पे रिएक्शन किया, और वो रिएक्शन जो हो रहा था, उस रिएक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना और कंसोलिडेट करना कि हम खाम के बारे में कुछ नहीं बोलना, लेकिन इसकी काट निकालना। हाँ, कंसोलिडेशन करना। और कंसोलिडेशन करके अहमदाबाद की जनता जो फियर स्ट्रक थी, जो डरती थी, वहाँ पे आए दिन माहौल बड़ा ख़राब था, क्योंकि आए दिन रॉयट्स होते थे और कई एरियाज़ में जो रात में पूजा होती थी वो नहीं हो पाती थी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन के बाद वहाँ ये एश्योरेंस देना कि आपके यहाँ पूजा भी होगी, आपके यहाँ सारे काम होंगे, आपके यहाँ पानी भी अच्छा सप्लाई होगा, जो मेन काम है वो भी अच्छे होंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक होगा। और लॉ एंड ऑर्डर का एश्योरेंस दे लेना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये एएमसी ने किया। और जब उसने किया तो पहली बार 87 के इलेक्शन के बाद ये लगा कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो गवर्नेंस का मॉडल देता है वो डिफरेंट है, वो जो बाकी अब तक आए थे उनसे एकदम अलग है। और जैसे गुजरात मॉडल की बात होती है, उस वक्त अहमदाबाद मॉडल एस्टेब्लिश हुआ। बेसिकली अगर हम कहें तो वही एक्सटेंशन था, गुजरात मॉडल भी वही एक्सटेंशन था। अब फॉर इंस्टांस आपको बताएं, पीलिया हो गया था वहाँ पे। पीलिया में कॉरपोरेटर्स को कहना कि आप जाइए और वहाँ पे इंश्योर कीजिए लोगों को कि पानी सही मिल रहा है, और घरों में जाके बताइए कि पानी उबाल के पिए जिससे पीलिया ना हो। तो यानी कॉरपोरेटर सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो बैठा हुआ था, कॉरपोरेटर इसलिए था कि वो जनता को जाके बताए कि कैसे पानी पीना है, स्वच्छ पानी पीना है। ये जो मॉडल दिया था ना, वो बिल्कुल नया था। और उसमें क्या हुआ कि लोगों को लगा कि ये तो हमारे लिए है। ये चीज़ जब किया, आज भी आपको बताएं, जब मैं इस पे काम कर रहा था तो उनकी एक स्पीच थी जो 87 में, आज भी वहाँ के जो कॉरपोरेटर्स उस समय के थे, जो बाद में भारत सरकार में भी आए, मंत्री हो गए, मंत्री बने, वो लोग याद करते हैं। रूपाला जी भी उनमें से एक थे। रूपाला जी अहमदाबाद में नहीं थे, लेकिन ये थे आपके ये जो इनका जो पाठक, हरिन पाठक, हाँ, हरिन पाठक थे। हरिन पाठक MOS होम थे आडवाणी जी के साथ। बिल्कुल। और हरिन पाठक ने हमें पूरा बताया, और भी लोगों ने बताया कि वो जो स्पीचेस हैं वो आज भी लोग याद करते हैं कि वो उन्होंने क्या बोला था, कि कैसे आप जाइए और लोगों के बीच में जाके, आपका काम ये नहीं है कि आप आराम से बैठे रहें। उस वक्त वो किस पद पर थे वहाँ, क्या जिम्मेदारी थी? सचिव थे, महासचिव, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन गुजरात। हाँ। इसके बाद उनका ध्यान गुजरात के चुनावों पर भी था, विधानसभा के 90s में हुआ था। तो 90s में जो इलेक्शन हुए थे उसमें वो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है, जिसमें कि उन्होंने वो चाहते थे कि अकेले इलेक्शन हो, अकेले इलेक्शन में जाए बीजेपी, क्योंकि ये एक इम्प्रेशन हो गया था कि बीजेपी सक्षम है। लेकिन सेंट्रल लीडरशिप जो थी उसका ये मानना था कि शायद अभी इतना नहीं हुआ, अभी जल्दी हो जाएगी, अभी जल्दी हो जाएगी। तो उसमें क्या हुआ कि चिमन भाई पटेल के साथ अलायंस था, जिनको तब तक चिमन चोर कहा जाने लगा था। चिमन चोर तो उनका नाम हो गया, एपिथेट उनके साथ एक आ गया था, और वो एपिथेट लोग बोलने लगे थे। तो चिमन भाई हालांकि बड़े एफिशिएंट वो थे, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे थे, बड़े। तो उसमें ये हुआ कि सीट की बार्गेनिंग होती है, तो राजनीतिक रूप से आप जब जाते हैं तो ये तो बताना होगा ना, अदरवाइज़ आप पहले आपकी सीट कुछ नहीं है और अचानक आप ज़्यादा मांगे। तो हुआ ये कि जितने भी एस्पायरेंट्स थे उनसे कहा गया कि रथ के रूप में अपनी कार लेके आओ, जीप। और वो रथ लेके आए, तो
एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि अहमदाबाद में करीब 300 रथ घूमने लगे। मतलब पूरे गुजरात से जितने भी लोग अपने आप को उम्मीदवार मानते थे, सब अपनी गाड़ियों को रथ में कन्वर्ट करके पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए। माहौल हो गया पूरा। माहौल नहीं, पूरा 300 रथ। अगर अहमदाबाद, अच्छा उस समय अहमदाबाद कोई इतना बड़ा नहीं था जितना आज आप देख रहे हैं। और मेरा ख्याल है तब रथों का बहुत फैशन भी नहीं था, अजब ही चीज थी। हाँ, रथ एकदम नई चीज थी। तो रथ में उसको चेंज करके और लेके पूरे अहमदाबाद में घूमने लगे। तो ये हुआ कि अरे ये पार्टी तो जीत जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि आपको एक अच्छा शेयर मिला। हालांकि मेजर शेयर तो चीमन भाई का ही था, पर स्ट्राइक रेट के टर्म्स में अगर आप देखें तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, चीमन भाई का नहीं उतना अच्छा था। तो इस तरह से हुआ। 91 में जो पार्लियामेंट सीट जीती इन्होंने, वो ज़्यादा जीती। तो वहाँ से ये स्टार्ट हो गया कि बीजेपी आने वाले टाइम में एक ऐसी पार्टी है जो कि सत्ता में आ सकती है। मेन प्लेयर है अभी, मेन प्लेयर हो गई थी, एस्टेब्लिश हो गया। हाँ। और ये जो आपने बताया, चाहे वो अहमदाबाद का चुनाव हो और चाहे वो फिर विधानसभा का चुनाव हो, उसमें नरेंद्र मोदी का एक बड़ा रोल था। हाँ, उसमें बहुत बड़ा उन्हीं का रोल था। मतलब और भी लोग थे, शंकर सिंह वाघेला भी थे उस समय। इनफैक्ट मैं आपकी किताब जब पढ़ रहा था, और भी मैंने किताबें पढ़ी, तो उनको कोई ऐसा क्रेडिट नहीं मिलता था खास, क्योंकि तब शंकर सिंह वाघेला मौजूद थे, केशुभाई पटेल मौजूद थे। तो उनकी उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में ये कह देना कि मोदी ने चुनाव जिता दिया, ये तो हो नहीं सकता था। नहीं, उसकी वजह एक और भी थी। संगठन महासचिव का काम नहीं होता बताना कि मैंने जिताया। वही एक मेन वजह थी कि संगठन महासचिव जो होता है उसको ये माना जाता है कि आरएसएस का अगर कोई आदमी है तो वो बिहाइंड द सीन काम करता है। तो कोऑर्डिनेटर है, पार्टी कोऑर्डिनेटर है बिहाइंड द सीन उसका। हालांकि इस केस में पूरा काम उन्हीं का था, लेकिन बिहाइंड द सीन होने की वजह से जो सामने लोग होते थे वो इसका फ़ायदा ज़्यादा लेते थे कि वो लोग हैं, और उन्हीं लोग को पोस्ट भी मिलती थी। और ये शायद उस वक्त उनका काम भी रहा होगा कि जो हमारे बड़े नेता हैं, इन्हीं को और मजबूत प्रोजेक्ट करना है, इनकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है। वही होता ही बड़े था। नेता थे तो। अच्छा, संघ का जो एक कल्चर है, वर्क कल्चर, उसमें भी ये आता था कि आप सीन में बहुत ज़्यादा नहीं आते या आप नहीं कहते हैं अपने आप को। तो वही हमें नहीं याद है कि कोई उस समय ये कहता था कि इलेक्शन अगर जीते हैं तो पार्टी के अंदर बात होती थी, बिल्कुल, लेकिन बाहर मीडिया को अंदाज नहीं होता था इस तरह का कि अंदर खाने किसको जिम्मेदारी मिली है, कौन चला रहा है, वो तो बाहर जो चेहरे उन पर चर्चा हो गए, खत्म हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है, मतलब ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, इसका बस एक वाकया आया था। वो था आपका जब अमर सिंह चौधरी के दौरान आप ये जगन्नाथ यात्रा का बैन करना। तो जब जगन्नाथ यात्रा, जब माना गया कि यात्रा निकली तो दंगे भड़क उठेंगे, नहीं, यात्रा बैन हो जाती थी। अहमदाबाद में यात्रा बैन नहीं कर देते थे, अक्सर बैन होती थी। जबकि और यात्राएं बैन नहीं होती थी, जगन्नाथ यात्रा बैन होती थी। तो अब की बार ये हुआ कि भाई ये ज़्यादा हो गया है, बैन नहीं माना जाएगा। और अगले दिन सारे जो मिल्क बूथ थे उस पे आ गया कि जो जगन्नाथ यात्रा है वो निकलेगी। लोग पहुंच गए वहाँ पे। वही तो बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपने लिखा इसमें। हाँ, और उसमें जब जगन्नाथ जी का टेम्पल का हाथी वो खुला तो उसमें से हाथी निकले, और हाथी निकले तो पुलिस की जो जीप भी रोक रही थी रास्ता, वो सब, किसी को अंदाजा नहीं था इतनी वहाँ पर LIU रही होगी, कुछ भी, किसी को कोई आइडिया नहीं था कि लोग क्या करने वाले। देखिए, ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग थी। मतलब आप जैसे कोई चीज़ सोच ही नहीं सकते ना कि हाथी कहाँ से निकल आएगा। मोदी इसके प्लानर थे, ये आज तक एडमिट नहीं किया गया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती तो थी, कौन दे रहा था? नहीं, वो ये आज तक किसी ने कहा नहीं है। लेकिन वहाँ अगर आप पूछिए, जो हम रिसर्च में पूछ रहे थे, तो सबने कहा कि और कोई नहीं था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जीना भाई दारजी एक वहाँ के बहुत बड़े नेता थे। तो उन्होंने केशव भाई से पूछा कि भाई अमर सिंह पूछ रहे थे कि इनका नाम लेके कि कौन है ये। अच्छा, नाम तो मोदी जी कौन है। तो केशव भाई ने कोई एक किसी के यहाँ कोई बेरेवमेंट था जिसमें गए थे, तो वो इनको लेके और इनसे पूछा कि भाई ये आपसे मिलना चाहते हैं। तो यानी अमर सिंह चौधरी को इस बात का शायद इंटेलिजेंस है या कहीं से एहसास हुआ, नाम पहुंचा तो हो गया। हाँ, लेकिन चूंकि उस समय बीजेपी में अभी ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, उस समय बीजेपी ज्वाइन नहीं किया था।
तो ये हुआ कि अच्छा कोई है जिन्होंने जो खेल करा दिया, जो प्लानिंग थी, लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और आज तक वहाँ पे अहमदाबाद में जो ओल्ड लोग हैं, जो मतलब जनरेशन उस टाइम के हैं, वो याद करते हैं और बहुत हंस के याद करते हैं। इनफैक्ट उसका नाम जब मैंने पढ़ा आपकी ही किताब में, उसे कहा गया स्वयंभू यात्रा। तो मुझे याद आ गया जैसे रामलला स्वयं प्रकट हुए थे। ये बिल्कुल इंस्टेंस वहाँ से मिलता जुलता है कि वहाँ खुद प्रकट हुए थे, प्रकट तो क्या हुए थे, स्थापित किए गए थे। ऐसी ये यात्रा पूरी प्लानिंग के साथ की गई, लेकिन कहा गया जगन्नाथ खुद चाहते हैं तो भला इसमें कौन क्या कर सकता है। वो पूरी यात्रा निकली और वो यात्रा निकल के पुलिस जिसका काम था ये रोकने का, वो उनको हेल्प करने लगी, रास्ता साफ करने लगे, और उसके बाद वो पूरी यात्रा निकल गई। बड़ी कामयाबी थी। ये एक तरह से लोगों में फियर साइकोसिस से बाहर निकालने का अटेम्प्ट था कि नहीं, आप यात्रा नहीं रोक सकते हैं। जब सरकार डरी हुई हो किसी सूबे की और वो ये करने के बजाय कि यात्रा निकले, यात्रा को रोकने लगे बार बार, उस वक्त कुछ लोग ये प्लान करके यात्रा पूरी करा लें, तो जाहिर है लोगों में तो ज़्यादा भरोसा इन लोगों के प्रति बढ़ेगा। नहीं, एक तो संदर्भ भी देखिए कि आपके पास एक हिस्ट्री हो जिसमें 5 साल में आप 3-3 महीने 6-6 महीने रॉयट्स का दौर देख रहे हो। बिल्कुल। और उस दंगे के दौर में अंडरवर्ल्ड का एक डॉन है जो वहाँ पे रूल करता है और खाम का कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लेके उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो इस यात्रा में निकलता है। लोगों को लगता है कि ठीक है, ये सही हुआ। तो चूंकि ये इवेंट्स को आइसोलेशन में अगर आप देखेंगे तब लगेगा कि ये कोई स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उसमें समझेंगे तो तब लगेगा कि समाज का एक अपना एक्सप्रेस किया उसने कि भाई ऐसे आप नहीं कर सकते हैं कि हर समय आप रोक इसे ही रोकेंगे। हाँ। नहीं, हर बार यात्रा रोकेंगे। बिल्कुल। तो क्या इस यात्रा की कामयाबी जब संगठन ने देखी, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं सही बात है, बाहर तो नाम ना चला हो लेकिन राजनीतिक गलियारों में ज़रूर चलता होगा और संगठन के थ्रू दिल्ली तक भी पहुंचा होगा, नागपुर तक भी पहुंचा होगा कि वहाँ कोई कमाल का आदमी है जो ये खेल कर देता है, तो क्या इसलिए जब बाद में यात्राएं निकली, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी की यात्रा थी जिसका उद्देश्य था कि लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे, जिसके बारे में अब भी बहुत प्रचारित होता है, या फिर वो यात्रा रही हो जिसे आडवाणी ने किया, पूरे देश में निकली और बिहार में गिरफ्तारी हो गई, क्या इन यात्राओं की जिम्मेदारी इसीलिए दी गई क्योंकि ये मान लिया गया कि यात्रा एक्सपर्ट हैं? नहीं, इसको उस तरह से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आडवाणी जी की जो यात्रा थी उसका जो गुजरात लेग था वो इनके पास था। बिल्कुल। और गुजरात लेग में दरअसल यात्रा ने जो टेक ऑफ किया वो वहीं से हुआ। उसके पहले माहौल इतना खास नहीं था जितना गुजरात में बन गया। वेरावल में जब ये लोग पहुँचे हैं, आडवाणी जी जब वहाँ पहुँचे हैं, तब ये लग रहा था कि शायद सोमनाथ की ये यात्रा जो है पता नहीं सफल होगी कि नहीं, एक डाउट था। पोस्टर तक नहीं थे कहीं। कुछ भी नहीं, पोस्टर भी नहीं था, बड़े आराम से था, तो ये लगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब यात्रा निकली तो भीड़ जिस तरह से आई, और ये सारे वो वाले रूट्स थे जो कि बीजेपी या आरएसएस के अपने एरियाज नहीं थे, ट्राइबल एरियाज या उस तरह से होके यात्रा निकाला था। अच्छा, क्या इस यात्रा का रूट जो खासकर गुजरात लेग आप कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने तय किया था? पूरा तय उन्होंने ही किया था, वही देख रहे थे। वो एक एक रास्ता, ऑल्टरनेटिव रास्ता, और वो रास्ते कहाँ कहाँ से होके जाते हैं, पूरा एक एक चीज़ माइन्यूट जो होता है वो देख रहे थे। और वो यात्रा जब निकली तो जो भीड़ थी, तो प्रमोद जी साथ थे। तो प्रमोद महाजन जी ने हमें ये बात बताई, आडवाणी जी ने, कि प्रमोद महाजन जी ने उनसे कहा कि आडवाणी जी, ये गुजरात में जो आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र में आपको नहीं मिलेगा, एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। हाँ, ये वहाँ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वहाँ पे आपको बहुत भीड़ मिल जाएगी, वहाँ पे नहीं, यहाँ के लोगों की साइकोलॉजी अलग है। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुजरात से जैसे ही दूसरे स्टेट्स में भी वो यात्रा पहुँची तो उसी तरह का भीड़ मिला। और वो यात्रा तो अपने आप में मतलब उस यात्रा के बारे में कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन यात्रा की जो सफलता थी वो तो नोन थी। तो बेसिकली ये तो बात सही है कि ये जो यात्रा थी उसकी कामयाबी इतनी बड़ी थी कि आने वाले 2.5-3 दशक भी हिंदुस्तान की राजनीति में उससे प्रभावित रहे। वो मुरली मनोहर जोशी वाली यात्रा, जिसके बारे में मोदी जी ने भी खुद कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई उस वक्त बड़ा मुश्किल था, लाल चौक पे
झंडा फहराना, वो यात्रा जो थी उसमें उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उसका श्रेय भी कुछ लोग देते हैं कि नहीं, वो पूरी यात्रा तो इन्हीं के अंडर में हुई थी। वो पूरा यात्रा का प्लानिंग और सब कुछ था। अब वो गुजरात से बाहर निकले इस यात्रा में बेसिकली। हाँ, मतलब वो यात्रा पूरा पूरे देश सारे देश में, और वो तो मतलब उसमें तो साथ में थे। उसमें दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। कर्नाटक में उस यात्रा में राजकुमार जी थे शायद, हमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राजकुमार एक्टर थे जिनकी डेथ हो गई, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया, माहौल था, प्रोटेस्ट थे। हाँ। ये बात हमें अनंत जी जो थे ना, तो अनंत जी से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने उसमें हमसे कहा, तो वहाँ पे ये लगने लगा कि शायद ये यात्रा तो जा नहीं पाएगी, क्योंकि पूरे स्टेट में इरप्शन है, एक लोग अनरेस्ट है और इस तरह का। भी साउथ इंडिया जब भाजपा सफल थी नहीं। और दूसरा ये था कि एक अगर मान लीजिए सामाजिक रूप से कोई अनसर्टेनिटी है और अनरेस्ट है, तो उसमें यात्रा निकालना वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। तो इनसे कहा गया कि साहब यहाँ पे देख लीजिए। उनका नहीं, यात्रा तो निकलेगी। और वो यात्रा निकली। उस यात्रा में राजकुमार जी का या जो स्थितियाँ थी उसको एसेस किया गया, और उसके बाद असेसमेंट के बाद रूट नए ढंग से रूट देखा गया, और उस यात्रा को अच्छे ढंग से निकाला गया। तो कर्नाटक में उस यात्रा का अच्छा, मतलब लोगों ने उसको अच्छे ढंग से लिया। उसमें कहीं सोशल लेवल पे अनरेस्ट को और वो नहीं मिला। दूसरा, जब जम्मू में आ गए थे, तो जम्मू में जब आए तो जम्मू से कश्मीर तक ले जाने वाला वो जो यात्रा का दौर था, वो सबसे ज़्यादा अहम दौर था। तो उसमें इन्होंने कुछ लोगों को कहा कि देखो, इतने लोग जा सकते हैं, इतने नहीं जा सकते हैं, और हम लोग लेके जाएंगे। और फिर इवेंचुअली ये लेके गए। उस यात्रा का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो ये था कि पूरे इंडिया में जो रूट्स का चार्ट आउट हुआ था, रूट्स को मैप किया गया था, वो सारे वो रूट्स मैप किए गए थे कि जहाँ जहाँ ये माना गया था कि बीजेपी का एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो सोशल लेवल पे या जोग्राफिकल लेवल पे जो इनएक्सेसिबल रीजन्स थे या सोसाइटी थे जो कि फोल्ड में नहीं थे, उनको अपने साथ लाना, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। अगला सवाल मेरा इसी पर था। हमने यात्राओं की बात की, और आपकी बातों में भी, किताब में भी ये बार बार आता रहा कि जो रूट तय हुए वो ऐसे हुए कि उन जगह से निकले जहाँ भाजपा का उतना प्रभाव नहीं है। तो ये एक तरह से कैडर बनाना, लोगों को खुद से जोड़ना, खुद से परिचित कराने की कोशिश थी। लेकिन एक पार्टी जो है, एक दल जो है, केवल यात्राएं तो करता नहीं है। ऐसे मौके भी होते हैं जब कोई यात्रा नहीं हो रही होती, कोई चुनाव नहीं हो रहा होता। नरेंद्र मोदी, जिन्हें आपने इस किताब में एक संगठक, एक नेता के तौर पर बड़ा प्रभावशाली बताया, और जैसे वो बनते भी गए, उस वक्त वो क्या करते थे, क्या यूनिक था, क्या अलग था जो बाकी लोग नहीं करते थे? देखिए, इसमें हमने एक चीज़ दिया है, अगर पुस्तक पढ़ें आप, तो मेथड्स इनोवेट करते थे। यानी इनोवेटिव मेथड्स अगर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन में देखें तो उन्होंने बहुत इंट्रोड्यूस किया है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में संगठन के लोग कोई छोटे थे, और भी लोग बहुत अद्भुत संगठक थे, जैसे कुशाभाऊ ठाकरे थे। संघ में अगर आप जाएं तो बहुत एक से एक लोग थे। वहाँ दत्तोपंत ठेंगड़ी, नानाजी देशमुख, बहुत सारे लोग हैं। सुंदर सिंह भंडारी थे। तो ये लोग थे। आडवाणी जी थे, पटवा जी थे। तो बहुत लोग थे। तो मोदी जी ने जो इनोवेट किया मेथड्स, उस इनोवेशन को अगर आप देखें तो जैसे फॉर इंस्टेंस एएमसी में, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उन्होंने जयंत पंडित, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के थे, उन्हें मेयर बनाया था, उनको मेयर बनाया। अब कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई भी ये कह सकता था आज के दिन कि हमारा जो दल है अगर वो जीत रहा है तो आप क्यों बाहर से ला रहे हैं।
ये जो इनोवेशन था, और वही इनोवेशन अगर आप देखिए तो 1999 में सुधा यादव, बिल्कुल, उनका था, जो अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड में, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में हुई है। हाँ, तो इस तरह के जो इनोवेशन थे, जो लोग नहीं जानते उन्हें मालूम हो कि सुधा यादव के जो पति थे वो शहीद हो गए थे और वो बिल्कुल आम गृहिणी थी, लेकिन किस तरह मोदी ने उन्हें अप्रोच किया, हरियाणा में थे, हाँ, और अप्रोच किया, उन्हें चुनाव लड़वाया और जितवाया, और आज तो वो बढ़िया नेता, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है। अच्छा, इससे पहले कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती थी, कम ही है? नहीं, इससे पहले ऐसा नहीं है, कोऑप्ट होते थे, लेकिन इस तरह का कोऑप्शन नहीं होता था। मतलब अचानक जैसे कोई कोऑप्शन हो गया और वो कोऑप्शन को आप समझें कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बाद में समझ में आता है कि इसका इम्पैक्ट तो बड़ा वाइडर था। जैसे फॉर इंस्टेंस आपको बताएं कि असम में चीफ मिनिस्टर, वो तो कोई आरएसएस के बैकग्राउंड के नहीं थे, लेकिन उनके कोऑप्शन से एक स्टेट आपने इन्फ्लुएंस में ले लिया। तो ये जो कोऑप्शंस थे, जिसको हम कहते हैं इनोवेटिव मेथड्स, कांग्रेस भी ऑर्गेनाइजेशन उसका बहुत बड़ा था, मास ऑर्गेनाइजेशन था, यानी और संगठन इस तरह का नहीं था, कार्डर बेस्ड संगठन नहीं था, लेकिन मास पार्टी थी। और अगर आप आज भी देखें तो कांग्रेस का संगठन गांव-गांव में था, बिल्कुल आज़ादी के टाइम का है, और दूसरा उसका सेवा दल और बहुत सारे अनुषंगिक संगठन थे। हाँ, लेकिन कांग्रेस क्या करता था, हमने इसमें लिखा है कि कांग्रेस एग्रीगेट करता था, कांग्रेस एग्रीगेशन और एडेप्ट करता था, इनोवेट अपने को नहीं करता था, यानी नए ढंग से इनोवेट करके और कोई नई चीज़ करें वो नहीं करता था। वो एग्रीगेशन में उसका विश्वास होता था कि अच्छा इसको ले लो, उसको ले लो, तो एक आपने लिया तो मालूम हुआ दूसरा हट गया आपसे। यहाँ इनोवेशन है, तो ये इनोवेशन टेक्निक इंट्रोड्यूस करना, ये हमने कहीं और नहीं देखा है। और उसी अगर क्षेत्र में आप आगे जाएं, मतलब संगठन को ही देखें, तो हमें लगता है कि शायद सोशल साइकोलॉजी इंडिया की जितनी अच्छी इनके समझ में आई, उतना हमें कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में कोई नेता नहीं दिखता है कि जिसने सोशल साइकोलॉजी समझा हो। और यही रीज़न था कि आप देखिए कि कई ऐसे डिसीजंस जिसमें आम आदमी को कुछ झेलना भी पड़ा, दिक्कत भी हुई, लेकिन वो झेल लिया उसने, और उसने कभी भी शिकायत नहीं किया कि भाई इंटेंशन पे डाउट नहीं किया। आप बात करें गुजरात की, जहाँ बिजली को लेकर बहुत एक बढ़िया सरकार ने काम किया कि जो नहीं पे कर रहे थे उन पर मुकदमे भी हो गए, ये हो गया वो हो गया, फीडर जो डर भी था कि भाई इसका उल्टा असर हो जाएगा, वोट नहीं मिलेगा, और बाद में नोटबंदी जैसी चीज़ भी हुई। हम आपको बताएं, हम जब इसी बुक पे लिख रहे थे तो कुछ ऑफिसर से हम बात कर रहे थे, तो 2007 का इलेक्शन था, और मैं वहाँ पे बहुत दिन रहा था, करीब 25-30 दिन रहा था, और 25 दिन रहने के बाद हमारा खुद का असेसमेंट ये था कि इलेक्शन बीजेपी हार जाएगी, जो कि रॉन्ग था। मतलब आज हम आपको बताते हैं कि उस समय भी हमने कहा था कि हमारा असेसमेंट एकदम रॉन्ग था, लेकिन मुझे लगा कि ये इलेक्शन नहीं जीतेगा, क्योंकि जिस गांव में जाए वहाँ पे लोग शिकायत करते थे। हुआ क्या था कि फीडर अलग अलग हो गया था। तो एक अधिकारी ने हमसे बताया कि सीएम के पास वो गए और उन्होंने कहा कि सर ये जो आपने ये लिया है इससे दिक्कत होगी, तो ऐसा नहीं है कि इसको थोड़ी देर छोड़ दें, इलेक्शन के बाद कर लेंगे। तो इनका जवाब ये था, अकॉर्डिंग टू ऑफिसर, कि नहीं आप क्या इलेक्शन सोच रहे हैं? तो कहा कि हाँ सर इलेक्शन सोच रहे हैं। कहते कि ऐसा करिए कि आप इलेक्शन मेरे पे छोड़ दीजिए, जो सही है वो करिए, और सही जो है वही आपको करना है, इलेक्शन छोड़ दीजिए, इलेक्शन की चिंता आप मत करिए। और वो इतना वहाँ रिएक्शन हुआ कि मैं, जो कि उस समय तक मैं बहुत इलेक्शन देख चुका था, 2007 में मुझे लगा कि नहीं ये तो हार जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल साइकोलॉजी जितनी ये समझ समझना कि लोग कितने तक झेल लेंगे, लोगों को झेलते हुए समझा लेना कि अभी झेल रहे हो लेकिन आगे फ़ायदा होगा, हो या ना हो, लेकिन वो जो कन्विंसिंग है, वो जो लोगों की साइकोलॉजी समझना है, ये शुरू से था। इनफैक्ट आपने एक जिक्र किया था, किसको क्या काम देना है, वो लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है समझना, चाहे वो कॉरपोरेट का लीडर हो या फिर वो एक आम पॉलिटिकल लीडर हो।
वो वाकया क्या था जब एक बार एक रिटायर्ड आदमी लाए गए थे इनके पास? वो पुरुषोत्तम रूपाला जी ने ये किस्सा हमें बताया और वो किस्सा बड़े कभी उनसे पूछिए तो बड़े अच्छे ढंग से सुनाते हैं। वैसे संघ में बहुत अच्छे से सिखाते हैं, ये ट्रेनिंग है वहाँ की। वो किस्सा गोई अच्छी होती है। तो वो उनसे मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने बताया कि क्या हुआ कि एक बार कोई ऑफिसर, और ये बात है शायद वही 87-88 की बात होगी, तो कोई ऑफिसर थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ऑफिसर थे और हम लोग उसको अपने साथ ले आए। तो मोदी जी आए थे तो हम लोग उनके पास उनको लेके गए कि साहब ये ऑफिसर हैं और इन्होंने ये ज्वाइन किए हैं बीजेपी। तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो तुम्हें एक काम तो आता होगा। तो कहा क्या? कहते हैं तुम ये जो स्केल से खींचते हैं ना उसमें करके और उसमें जो लोगों के नाम लिखे जाते हैं वो अच्छा कर लेते होगे। तो कहा हाँ साहब, अच्छा कोई भी आदमी क्या कहेगा, वो तो ऑफिसर है, मना थोड़ी करेगा। तो उसने कहा हाँ बहुत अच्छा। तो कहा हाँ तो वो करो, यहाँ पे एक रजिस्टर ले लो, इसमें नाम लिखो और सारे नाम जो पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं के नाम, हाँ, और उनके पास क्या क्या है और उनके एसेट, हाँ व्हीकल, और उसको इसको लिखो और यहाँ से स्टार्ट करो। तो ये बोल रहे थे कि मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये तो हम तो ये सोच के ले गए थे कि ये बहुत बड़ा अफसर है और ये उसको, तब ये बड़ी नई बात रही होगी। उस समय ये बिल्कुल नहीं थी क्योंकि उस समय तो कुछ इस तरह का अप्रोच नहीं था ना लीडर का, किसी बिल्कुल नहीं अप्रोच था। उस समय ये नहीं मालूम था कि आपको फ़ोन नंबर रखना है और आपको उनकी स्कूटर का ख्याल रखना है, उनके पास कार है। क्योंकि संगठन के जो प्रचारक हैं आरएसएस के, चूँकि मैं भी लंबे समय देखता रहा बहुत लोगों को, मतलब अब तो है कि घर गए, नंबर लिखा, सबके नंबर, एक डायरी मेंटेन करनी है ये सब, लेकिन उस वक्त तो बड़े पारंपरिक तरीके थे जनसंपर्क के। भाई गए हैं, भाई साहब मिल गए, बैठ गए, भाई साहब नहीं मिले तो बहन जी से बात कर ली, बच्चों से बात कर ली, चले आए। लेकिन भाजपा संगठन, अगर आप राजनीतिक दल में आते हैं तो फिर काम करने का तरीका अलग होता है। रातों रात कहीं धरना प्रदर्शन देना, आप कैसे संपर्क करेंगे, लोगों को कैसे इकट्ठा करेंगे? आप एक तो आ रहे हो भाई साहब, एक और को ले आना, ये उससे कह सकते हो इसके साथ मोटरसाइकिल लो, तो वो लिखना भी जरूरी है रजिस्टर में। नहीं, वो लिखना जरूरी है, आसपास के फोन नंबर लिखना जरूरी है। हाँ, कौन पहले आ जाएगा, पास कौन है, क्योंकि फोन तो होते नहीं थे उस समय, ये तो कम फोन थे, सही बात। तो आप उसमें एक्सेसिबिलिटी, और उससे क्या हुआ कि आपके पार्टी के लोग एक दूसरे से लिंक्ड रहते थे। तो इसको बनाना ये बहुत बड़ा काम, डेटा का कॉन्सेप्ट। हाँ, टेक्नोलॉजी को लेकर भी शुरू से ही बहुत प्रेमी रहे टेक्नोलॉजी के। मैं एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था, तब वो बता रहे थे कि मैं तो लैपटॉप का इस्तेमाल करता रहा हूँ। मतलब इनफैक्ट वो तब से कर रहे हैं जब लैपटॉप इंडिया में ठीक ठाक आए भी नहीं थे। नहीं, वो कंप्यूटर लेके, और ये हरियाणा में कई सारे ऑफिसेस थे जिसमें कंप्यूटर लेके खुद गए हैं, और उसमें उस ऑफिसेस के लोगों ने हमें बताया है कि वो कंप्यूटर उनके लगाए हुए थे कि आप इसको रखिए और इसका इस्तेमाल कीजिए, इसको रखिए ही नहीं, इसका इस्तेमाल कीजिए। और जितना मुझे याद आ रहा है, भाजपा का शुरुआती टेक तो यही था, कंप्यूटर विरोधी पार्टी है। शुरू में तो कई पार्टीज जो ट्रेडिशनल मोड में थे वो तो अपोज करते थे, लेकिन गांधी विचार जो है मशीनों वो था। लेकिन बीजेपी में शायद हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी को लेके अडेप्टेबिलिटी थी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो रथ यात्रा के बाद आडवाणी जी अपने हाथ में एक ऑर्गेनाइज़र होता था, उस ज़माने में एक छोटा सा होता था जिसको लेके वो अपने अपॉइंटमेंट्स देखते थे। तो उस समय किसी अखबार में ये छप गया, अच्छा, कि देखिए ये रथ यात्रा लेके निकलते हैं, लेकिन ये इनको मोस्ट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे इनका मोह है, हाँ, फैसिनेशन। बुरा भी माना जाता था। हाँ, वो एक अच्छा नहीं माना जाता था ये। वो एक टाइम था जिसमें कि टेक्नोलॉजी, और ये लगता था कि टेक्नोलॉजी से जॉब जाएगा। Y2K अगर आपको याद हो तो कितना शोर हुआ था कि Y2K आ जाएगा, और Y2K में किस तरह से जॉब चला जाएगा और आपके पैसे चले जाएंगे। तो ये सब फियर मॉन्गरिंग तो होती थी। लेकिन उस वक्त इन टैबूज को तोड़ना वो एक दिखाता है कि शायद दूरदृष्टि तो थी। वो तो था, वो जो बीजेपी के लोगों में था, वो उसमें कोई वो हमने देखा है कि वो आडवाणी जी में भी था, वो अटल जी में भी था। मतलब एक ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ लेके बैठ गए हैं और एंटी डेवलपमेंट या एंटी टेक्नोलॉजी नहीं, इस तरह के व्यूज़ नहीं थे। अच्छा, चिंतन बैठ के वर्किंग ग्रुप बनाना, अभ्यास वर्ग, ये सब करना, हालांकि ठीक है, संघ में ITC OTC होती रही,
आनुषंगिक संगठनों के भी अपने जो होते हैं अधिवेशन होते हैं, लेकिन ये जो लगातार वक्त वक्त पर करना है, जिसमें मैंने जैसे नाम लिया चिंतन बैठकें हैं, वर्किंग ग्रुप है, अभ्यास वर्ग है, ये आइडियाज़ जो थे वो नए थे, मतलब पहले नहीं हो रहे थे। तो क्या जो पुराने लीडर थे, खासकर अभी गुजरात की बात कर रहा हूँ, उन्होंने असहज महसूस नहीं किया जब मोदी ने सब शुरू किया? गुजरात के लोगों ने असहज किया, और आपको याद होगा कि शंकर सिंह वाघेला और इन लोगों ने तो एक बार अलग ही हो गए थे, पार्टी रिवोल्ट कर घूमते थे एक समय। हाँ, तो मोदी और वाघेला, हाँ वो तो था, वो साथ था, यंग लीडर थे, हाँ दोनों थे। लेकिन बाद में तो ये दिक्कत हुई, जबकि वो उन्होंने इंसिस्ट किया कि ये जो पावर है, पॉलिटिकल पावर, ये इसलिए नहीं है कि आप एंजॉय कीजिए, आप लोगों के पास जाइए। तो जब ये इंसिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो लोगों को ये लगने लगा कि ये तो दिक्कत हो रही है, तो फिर दिक्कत हुई। कंफर्ट जोन तोड़ रहे थे। मध्य प्रदेश में तो मास्टर जी इनको कहा जाता था, अगर आपको, हाँ हमने लिखा है मास्टर जी। वहाँ लोग कहते थे कि अरे भाई वो आ जाएंगे तो। पर इनका एक कहना बड़ा अच्छा था जो हमने देखा कि ट्रेनिंग इज़ अ साइंस। ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, हमने ये बुक जो लिखी थी ना, तो उसमें हमारा जो आइडिया था वो ये था कि आखिर पार्टी का संगठन क्या कोई व्यक्ति के आने से बनता है या कोई साइंटिफिक अप्रोच होता है इसका। तब समझ में आया कि वो जो ट्रेनिंग कहते हैं, ट्रेनिंग इज़ अ साइंस, यानी संगठन कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि कोई एक नेता आया और उसने संगठन तैयार किया और फिर वो चला गया तो संगठन हट गया। होता भी है ऐसा, संगठन खत्म हो जाते हैं, चलते नहीं है। ये आते हैं तो वो बड़े थोड़े दिन के लिए आते हैं, वो संगठन फिर होता नहीं है, वो एक कोई आया उसके साथ हुआ और फिर चला गया। इनफैक्ट मतलब यहाँ हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं कर रहे, ना कांग्रेस की, अगर केवल भाजपा की बात करें तो मेरा ख्याल है ये तीसरी पीढ़ी है। बलराज मधोक के बाद अटल आडवाणी और अब अमित शाह मोदी। संगठन है अपनी जगह, चेहरे बदल रहे हैं। हाँ नहीं, संगठन इंटैक्ट है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संगठन का वो तो कार्डर बेस्ड है, तो वो स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, बाकी एक्सपेंशन हुआ है बहुत ज़्यादा। तो हमने जो ये किताब लिखने का अटेम्प्ट किया वो इसीलिए किया कि आखिर संगठन होता क्या है। तो उसमें एक वाकया बड़ा अच्छा सुनने में आया उस समय कि आप संगठन किसको कहते हैं। एक अगर कोई फिल्म आप देखने जाते हैं और फिल्म देखने के लिए कॉमन कॉज है, कलेक्शन भी है, 500 लोग एक साथ बैठ के हॉल में पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन अचानक सांप हो गया, हाँ, तो सब लोग भागने लगेंगे, तो संगठन उसको नहीं कहते। इसका मतलब है कि आप संगठन जो है उसको ट्रेनिंग होगी कि ना सांप होगा और ना ही सांप की आवाज़ होगी। यानी आप समाधान ढूंढें। 500 लोग किसी कॉमन कॉज के लिए बैठे हैं, वो संगठन नहीं है। कॉमन कॉज के साथ साथ आपको बाकी चीज़ें भी सिखाई जाएंगी जिसमें कि स्टैम्पेड नहीं होगा। तो वो आता है ट्रेनिंग से, वो ट्रेनिंग से आता है। तो ये अभ्यास वर्ग जो आप देखते हैं, जो कि नॉर्मली लोगों को लगता है कि इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, 5 लोग, लेकिन कई अभ्यास वर्ग आप इसमें देखेंगे जो किए गए हैं। वो क्या है वैसे? गिर वर्ग में, गिर में जाके, गिर में बैठ के, और आप लगातार बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी रह गई हैं जिसको अटेम्प्ट करना है, जिसको करना है। सोशल लेवल पे कहाँ कहाँ हम नहीं पहुँच पाए जहाँ हमें पहुँचना है। इसीलिए हम कहते हैं कि राजनीति बड़ा आसान नहीं है। वो देखने में लगता है कि बहुत आसान है, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल काम है। ज़्यादातर लोग बस इतना देखते हैं, चुनाव आया, वोट हो गया। हाँ, वोट हो गया। जो शांति काल में तैयारियां होती हैं ना इस राजनीतिक युद्ध की, वहाँ तक बहुत कम लोगों का अप्रोच है। नहीं, और दूसरा ये भी होता है साथ में कि आपको संगठन इंटैक्ट रखना है और उसमें वर्कर्स को मोटिवेटेड रखना है। हाँ, जो गांधी भी करते थे। जब हम गांधी को पढ़ते हैं, पाते हैं उन्होंने बड़े 3 आंदोलन किए मान लीजिए, लेकिन बीच में क्या करते थे? तो बीच में यही करते थे कि उन कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई रचनात्मक कार्यक्रम देना है जिसके जरिए उनका मन लगा रहे, मोटिवेशन बना रहे, वरना कोई क्या करेगा। नहीं, उनका स्टेक भी रहे, भी रहे। 4 आना मेंबर जो शिप थी, चुटकी जो सरदार पटेल की मूर्ति में भी रहा, हाँ उसमें भी रहा। तो आपका स्टेक अगर सिस्टम में है,
अगर आपका पार्टी में स्टेक है, और वो चाहे 4 आने का हो या 2 रुपए का हो, लेकिन आपने स्टेक अगर लगा दिया तो आपका उससे लिंक है, आप फील करते हैं मेरा है, हाँ, मैं इसका हूँ, मैं इसमें हूँ। वो एहसास कराना मासेस में, वो कोई छोटा काम नहीं है। तो वो कैसे होता है, हमने अटेम्प्ट किया उसको अनरेवल करने का। हो सकता है कि और भी चीज़ें इसमें छूट गई हों, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन हमारा अटेम्प्ट वही था कि वो अनरेवल करें, उसको हम देखें कि ये आखिर कैसे होता है। अजय जी, अब पता नहीं आपसे बात करते 2 सवाल उभरे और दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मैं प्रयास करता हूँ दोनों एक के बाद दूसरा पूछने का। एक तो ये कि आपकी किताब में लगातार इस बात को लेकर एक चिंता है, और जो वाकई ठोस बात है, इनफैक्ट यही नहीं बल्कि दुनिया भर में, जब एक पार्टी सरकार में आती है तो उस पार्टी के ही कुछ लोग सरकार में जाते हैं। अब वो सरकार का काम देखते हैं, पार्टी में रह गए लोग पार्टी का काम देखते हैं। इनमें लगातार एक खींचतान भी दिखती है, कुछ तो इसलिए क्योंकि महत्वाकांक्षाएं हैं, और कई बार इसलिए क्योंकि सरकार में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों पर समझौते करने पड़ते हैं, जबकि पार्टी समझौता करने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसका अगला इलेक्शन भी लड़ना है, उसका एक प्रोग्राम है भाई, उसे लेकर चले हैं वो लोग। नरेंद्र मोदी जब सरकार में थे, ये तो समझ में आता है कि पार्टी उनके साथ अलाइन होकर चलती है। जब वो सत्ता में नहीं थे, यानी कि सरकार भले ही उनकी पार्टी की रही हो, लेकिन वो संगठन में थे, संगठन चलाते थे, तो वो अलाइन होना पसंद करते थे? नहीं, बहुत अलाइन, विरोधाभास नहीं होते थे? नहीं, हमें नहीं याद है कोई भी एग्जाम्पल अगर आप उनके लाइफ का उठा के देख लीजिए, तो अगर गुजरात से उनसे कहा गया कि नहीं आप दिल्ली में जाके काम करिए, हरियाणा में जाके काम करिए, तो वो उलट के उन्होंने देखा भी नहीं और चुपचाप चले आए। वो तो अद्भुत एग्जाम्पल है। वो अलाइनमेंट हमने कभी भी नहीं देखा कि वो अलाइन नहीं रहे। पर क्या ये मतलब उदाहरण थोड़ा सा मैं मतलब अगर चैलेंज करूं उदाहरण को, वो तब संगठन महासचिव थे, वो कोई लोकप्रिय जननेता नहीं थे, वोट भी नहीं खींचते थे, चेहरा भी नहीं थे, तब चले जाना उनके लिए एक ऑब्वियस रास्ता था। बाद में तो हालांकि जब कभी उनको चैलेंज मिला तो उन्हें चैलेंज को ठीक से टैकल किया, लेकिन उस वक्त तो उनकी मजबूरी भी रही होगी ना, क्या करते वो, किन से लड़ते? देखिए, चैलेंज उस तरह का हुआ भी नहीं है। मतलब आप एक बीजेपी अकेली एक पार्टी है जिसमें कभी स्प्लिट जैसी स्थिति आपने कभी नहीं देखी। नहीं, जो अलग गया वो खत्म हो जाता है ना। अच्छा, उमा भारती हो, कल्याण सिंह हो, हाँ, उभरे नहीं, वो ये लोग रीजनल लेवल पे हुए। जैसे अब उस हिसाब से तो देखे तो बलराज जी भी थे, हाँ, मधोक जी बिल्कुल हटाए गए पार्टी से, तो इवन अध्यक्ष के लेवल पे जो लोग रहे हैं उनके साथ भी ये हुआ है। लेकिन जो एक वर्टिकल स्प्लिट, यानी आप ये अकेली पार्टी है जो जनसंघ और जनता पार्टी में मर्ज होने के बाद जनसंघ पूरा का पूरा इंटैक्ट निकल आया। बिल्कुल ऐसे कैसे ही बाहर निकला, उस पूरा वैसे ही बाहर स्लाइस में निकल आया, कोई वहाँ छूटा नहीं। हाँ, मतलब कुछ एक दो लोग चले गए हों, चले गए, बल्कि कुछ और ही जुड़ के आ गए। हमारा कहना ये है कि ये जो है कि ऑर्गेनाइजेशन और इसमें दिक्कत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अटल जी के टाइम में हमने देखा है, लेकिन गुजरात का जो इनका एक्सपीरियंस था उसमें इन्होंने एक बड़ा अच्छा किया था कि पार्टी का संगठन और सरकार का काम, इसका सीमलेस अलाइनमेंट इन्होंने किया। और वो सीमलेस अलाइनमेंट जब हुआ तो उसकी वजह से अगर आप देखें तो पार्टी में कोई इस तरह का भाव नहीं हुआ जिसमें ये लगा हो कि साहब हम लोग को साइडलाइन कर दिया, हम तो 2 दर्जे। कांग्रेस में ये हुआ, हाँ, कांग्रेस में ये नहीं था। नहीं, लेकिन क्या जैसे यूपीए में हम देखते थे कि दिखाया जाता था, अब दिखाया ही जाता रहा होगा ऐसा लगता है। इंटरनल डेमोक्रेसी तो मतलब भारतीय राजनीति में तो एक मिराज है, ये कहा जाता है, हाँ, लेकिन है नहीं। लेकिन हाँ, वही, हाँ, जैसे ये प्रस्ताव लेकर जाते थे, आज कांग्रेस सरकार के पास जा रही है मनमोहन सिंह जी से मिलने और प्रस्ताव देगी, तो ये देखने में सुनने में हमें तो अजीब लगता था कि भाई तुम्हारी ही पार्टी है, तुम्हारी ही सरकार है, तुम ये क्या प्रस्ताव देते हो, फ़ोन करके बता दिया करो जी हाँ पार्टी ये चाहती है। क्या जानबूझकर ये उस वक्त दिखाया जाता रहा होगा कि भाई पार्टी की अपनी लाइन है, सरकार का काम अलग है, पार्टी और सरकार एक नहीं है? नहीं, उसका लॉस होता था। अगर आपको बताएं तो अटल जी के टाइम में हमने देखा है कि स्वदेशी जागरण मंच, हाँ, या किसान संघ, मजदूर संघ, आरएसएस, किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, हाँ,
तो ये जो डिसोनेंस होता था ना, उसका हार्म तो पार्टी को होता ही था। मतलब बीजेपी को सरकार में भी एक छवि जो होती थी वो खराब होती थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि असहजता भी होती ही थी। असहजता भी होती थी। जिनके और साथ आपने कल परसों काम किया, अभी वो आपके पास आपका विरोध कर रहे हैं बाहर खड़े होके, तो असहज होता हाँ, था वो। सत्ता में बैठे हुए आदमी असहज हो रहा है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को अभी के हाल में देखें तो वो अलाइनमेंट बिल्कुल साफ है। उसमें ये बदला नरेंद्र मोदी ने, बहुत बदला, और बहुत बदला। उसकी वजह ये है कि कभी भी अगर आप कहीं दूर के किसी डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी के कार्यकर्ता से बात करें, हम पूछते हैं अक्सर कि क्या काम रहता है, कहते हैं कि साहब बहुत काम रहता है, इतने प्रोग्राम्स रहते हैं। प्रोग्राम है। अच्छा, प्रोग्राम्स रहते हैं, सरकार के प्रोग्राम्स। हाँ, और सरकार एग्जीक्यूशन लेकिन संगठन भी करेगा। नहीं, एग्जीक्यूशन से ज़्यादा उसको आगे लेके जाएगा, बताएगा कि ये मेरी सरकार कर रही है। अब देखिए भाव कितना चेंज हो गया, मेरी सरकार है जो कि कर रही है, तो उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट भी हो गया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में उसका लीवे नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी करेगी वो और लोग ऑफिसर करेंगे। पर वो उसका स्टेक हो गया। तो स्टेक देना जो बाकी पार्टीज में नहीं है। इसीलिए नरेंद्र मोदी रेगुलर टाइम पर लगातार, मतलब ऐसा दिखते हैं कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, भले वर्चुअल करें, कैसे भी करें, लगातार करते हैं। और दूसरा, हमने एक चीज़ पे ऑब्जेक्ट, मतलब एक बार किसी ने हमसे पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। हाँ, तो हमने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोड ख़त्म हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि आप वर्चुअल मीडियम से आप हजारों लोगों से एक साथ बात करते हैं। तो लोगों से सीधी बात होती है, ट्विटर पर लिख दिया, फेसबुक पर लिख दिया, लाइव कर लिया। अच्छा, और साफ बात होती है, मतलब उसमें कहीं तो वो जो एक ज़माने में होता था कि आप मीडिया के जरिए, कन्वेंशनल मीडिया, दरअसल यही दिक्कत होती है कि कन्वेंशनल मीडिया भी नहीं समझ पाता है। ट्रेडिशनल जो मीडिया है उसको आज तक नहीं समझ में आया कि उसका रेलेवेंस क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पास मोड इतने ज़्यादा हैं कि लीडर जो है उसके पास, अगर वो इफ़ेक्टिव है तो अपनी बात उसको पहुंचानी है, तो आप जो ट्रेडिशनल मीडिया है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा पहुंचा सकता है। सो तो है ही। तो ये जो चीज़ें आई हैं, जो टेक्नोलॉजी ने चेंज किया है, वो एक अपनी आलोचना है कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, पत्रकारों को बुलाकर 20-25 सीधा जवाब नहीं देते, वो तो अपनी एक आलोचना अलग है, उस पर सवाल हो सकते हैं। लेकिन ये बात तो बहुत ठीक है कि खुद कांग्रेस भी हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, अब वो ज़्यादातर इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब कम्युनिकेशन की भी अपनी एक थ्योरी है ना कि भाई मैंने आपको कोई बात कही, आपने किसी को कही, फिर जनता तक पहुंची, अब सीधी बात करेंगे हम। नहीं, हम जो कह रहे थे, जैसे आपने कहा कि 20-25 लोगों को हम कह रहे थे कि वो इररिलेवेंट हो गया है, क्योंकि उसका मेथड नहीं वही खत्म हो गया। पर इंडिविजुअल पत्रकारों को बुलाकर इंटरव्यू देना, हमें नहीं लगता है कि कोई देश का दूसरा प्राइम मिनिस्टर इतना इंटरव्यू दिया है जितना इन्होंने दिया है। और आप अभी हमसे किसी ने पूछा, हमने कहा कि अच्छा ये हमें बता दीजिए कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी से कितना इंटरव्यू आपने लिया। वहाँ इनएक्सेसिबिलिटी आपको नहीं खलती है, और यहाँ आप इनएक्सेसिबिलिटी का आरोप लगाते हैं, जबकि यहाँ एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है। नहीं, वहाँ प्रश्न फिर चयन का भी कई बार लोग करते हैं, वो किन्हें बुला रहे हैं, ये किन्हें बुला रहे हैं। खैर वो तो अपना विषय भी नहीं, खैर हाँ वो तो विषय भी नहीं। मगर ये वाली बात से तो मैं खुद सहमत हूँ, और हम सहमत होंगे भी। जैसे आप जो कह रहे हैं कि ये जो नया मीडिया है भाई, इसका इस्तेमाल नेता लोग करने लगे हैं ना, ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, फेसबुक लाइव करते हैं, खुद राहुल गांधी करते हैं। वो एक अलग बात है, बीच बीच में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भी हों, लेकिन रिलेवेंस तो घटा ही है। घटा नहीं, 2007 और 12 के इलेक्शन में, स्टेट असेंबली इलेक्शन में जो 3D इन्होंने स्पीचेस देनी शुरू की थी, और वो स्पीचेस आप इस्तेमाल कर, जहां आप नहीं पहुंच पा रहे थे वहां पे आप स्पीच दे रहे थे। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है उसने बहुत चीज़ें चेंज की हैं, डायनामिक्स पूरा चेंज किया है। इवन अब आप देखिए ना कि अगर हम कुछ बोलते हैं या हम कुछ लिखते हैं तो सोशल मीडिया पे इमीडिएट कोई आपको टाइम नहीं लगता है, उस पर सवाल उठ जाता है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसे तो पत्रकारों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, नहीं, कुछ नहीं कह सकते। ये सुविधा तो हुई है पत्रकारों को, अब उनके नाम पर नहीं आता कम से कम। तो ये दिक्कत है। तो लेकिन एक चीज़ है ना अजय जी, वो नहीं बदली, और दौर बदलते रहे, वो है नारे भी इस किताब में आपने कई लिखे हैं जो नरेंद्र मोदी कॉइन करते रहे, इसमें भी उस्ताद हैं
वो नारे दरअसल उस समय से जो बीजेपी में या संघ में जो राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं वो जानते हैं नारे के बारे में। तो इन्होंने जो पहला नारा दिया था वो 90s में, अब तो सिर्फ भाजपा, विधानसभा चुनाव में, उस स्टेट असेंबली इलेक्शन में। और स्टेट असेंबली इलेक्शन में उस समय का दौर था जबकि नारे लंबे लंबे होते थे। जैसे अगर आप याद करें तो राम मनोहर लोहिया का होता था, सन सोपा ने बांधी घाट, पिछड़े पाए 100 में 60। तो अब देखिए ये लंबा नारा है। ये हो गया अब तो सिर्फ भाजपा। तब तो आलोचना झेली होगी मोदी ने। नहीं, लोगों ने कहा ये क्या नारा ले आए, ये नारा थोड़ी है। हाँ, ये तो छोटा सा नारा है, इसमें क्या है, नारा भी नहीं लग रहा है। लेकिन वो नारा कैच कर गया। ये कैची है। छत्तीसगढ़ में 1 वोट में 2 सरकार, मध्य प्रदेश में। हाँ, तो छत्तीसगढ़ उस समय नहीं था। 1 वोट में 2 प्रदेश। हाँ, 2 प्रदेश। उस समय छत्तीसगढ़ नहीं बना था। और छोटा सा नारा है वो, उसमें इलेक्शन में जीत नहीं पाए, लेकिन ये ज़रूर था कि ये नारा वहाँ पे लोगों के दिमाग में आ गया कि अच्छा ये कुछ नया नारा जो छत्तीसगढ़ चाहते थे उन तक भी मैसेज चला गया। छत्तीसगढ़ आगे बढ़, छत्तीसगढ़ आगे बढ़, आगे बढ़। अब ये सब नारे थे जो थे छोटे छोटे नारे। तो ये दरअसल जो हम लोग 240 करैक्टर का ट्वीट वाला जो कल्चर अब आया है, ये अगर आप देखें तो ये 90s ऑनवर्ड्स बीजेपी एक्सपेरिमेंट करने लगा था। पहले हाँ, बीजेपी एक्सपेरिमेंट करने लगा था। अच्छा, जब नरेंद्र मोदी का उद्भव हो रहा था राजनीतिक तौर पर, कई चेहरों का हो रहा था, और मैं संगठन की बात कर रहा हूँ, उसमें प्रमोद महाजन भी थे। उधर वाघेला को मैं इसलिए नहीं जोड़ता हूँ क्योंकि वो तो गुजरात में ही रह गए थे। आगे निकलने की होड़ थी, सभी में होती है, और सब चाहते हैं उनके ढंग से संगठन चले क्योंकि उन्हें लगता है मेरा ही आइडिया ज़्यादा सही है। उस दौर में कौन कौन लोग थे जो संगठन में नरेंद्र मोदी जितने ही प्रभावशाली थे या उतने ही क्रिएटिव थे? मैंने 2 नाम तो ले लिए, मोदी और महाजन। वो क्या दौर था, आपने तो देखा है। देखिए, कंपैरिजन शायद बहुत सही नहीं होगा क्योंकि प्रमोद जी एक अपने ढंग से अलग थे और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल उनकी भी अद्भुत थी। हमने उनको देखा है कि 98 और 96, 98, 99 इलेक्शन में किस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को लेके चले थे। उस समय गोविंदाचार्य भी थे, सुषमा जी थी, वेंकैया नायडू थे, कुशाभाऊ जी थे, अरुण जेटली आ गए थे। अरुण जेटली बाद में आए थे, थोड़े बाद। हाँ, अरुण जेटली जी बाद में आए थे। तो वो लेकिन यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह को एंट्री मिली गई। जसवंत सिंह पर मैं उन्हें इसलिए नहीं गिन रहा, हाँ, क्योंकि वो लेकिन जसवंत सिंह जनरेशन में नहीं। हाँ। जसवंत सिंह का ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना ही नहीं, कोई उनका नहीं था, और यशवंत सिन्हा का भी नहीं था। वो इकोनॉमिक सेल और वो सब देखते थे। तो नाम तो बहुत बड़े बड़े थे, और अगर आपको हकीकत बताएं तो कोई 96 और 98 में अगर हमसे ये कहता, और हमें नहीं लगता है कि कोई पॉलिटिकल एम्बिशन इनका दिखाई भी देता था, कोई ऐसा नहीं लगता था कि ये कोई राजनीतिक रूप से आना चाहते हैं या एक दूसरे में। एक बड़ी अच्छी बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत अच्छी बात थी कि जो जनरल सेक्रेटरीज होते थे ना, वो नॉर्मली यूजुअली कॉम्प्लीमेंट्री रोल करते थे। कहीं हमने ये नहीं देखा है कि वो एक दूसरे को वो कर रहे हो, या मतलब अगर रेयर कोई एबरेशन हो तो नहीं मालूम। हालांकि मेरे जहन में का नाम आ गया पर अभी नहीं लूंगा। हाँ, नहीं, अपवाद तो थे उसके भी, होंगे, अपवाद होंगे, लेकिन हम वही कह रहे हैं, अपवाद रोल यही था। लेकिन ये शायद स्ट्रेंथ संघ से आता था, क्योंकि ये ज्यादातर लोग संघ का बैकग्राउंड था, तो वहाँ की जो ट्रेनिंग थी, ज्यादातर की वापसी भी फिर वहीं होती थी ना। हाँ भाई, बुला लिए जाते थे। ये तो अब हो जाता है कि संगठन महासचिव फिर नेता ही हो जाए, वापस बुलाए गए। हाँ, नहीं, कई लोग आरएसएस, मेरा ख्याल है रामलाल जी वापस बुलाए गए हाल में। नाम रामलाल जी थे, रामलाल जी चूंकि संगठन में थे और वो उधर चले गए। एक बार राम माधव भी बने हैं क्या? राम माधव जी भी बने थे, जनरल सेक्रेटरी थे, वो भी वापस चले गए। तो लेकिन ये लोग तो हाल के हैं। दरअसल मैं जब रिपोर्टिंग करता था या मैं जब इफेक्टिवली लिखता था, तब ये लोग नहीं थे। तब उस समय गोविंदाचार्य, सुषमा जी, वेंकैया नायडू, ये लोग थे।
और बाद में ये लोग आ गए, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह भी थे जनरल सेक्रेटरी, हाँ वो भी थे, तो राजनाथ जी रहे। तो इसमें कहीं हमने कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट का नहीं देखा या एम्बिशंस का नहीं देखा, और शायद बीजेपी की वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो कि और पार्टीज़ में बहुत कम दिखाई देती है। लेफ्ट में है, लेकिन लेफ्ट का चूंकि स्पेस ही इतना छोटा है, लेफ्ट में चूंकि वो भी आइडियोलॉजिकल उसका है बेस पार्टी का। लेकिन अजय जी, संगठन है, अब जहाँ 4 लोग हैं वहाँ झगड़े होते हैं, संगठन में भी खूब होते हैं। अपना अपना तरीका है कि 4 दीवारी में निपटा लिया, या कई बार जैसे कांग्रेस की सिर्फ फुटअव्वल जाहिर हो गई है, वो भी होता है। पहले भाजपा की भी हो जाती थी, अब थोड़ा मैनेज कर लेते हैं पहले ही। नरेंद्र मोदी ने भी ऐसे बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं, कुछ तो आपकी किताब में ही दर्ज है। उनका स्टाइल क्या है इन्हें एड्रेस करने का या इनसे निपटने का? और मैं इसमें पूरा एरा, चाहे उन्हें गुजरात से बाहर भेजा गया और चाहे जब आडवाणी ने इनकार कर दिया था कि नहीं, इनको नहीं बनाना चाहिए नेता, चुनाव से पहले हमें प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, इस पूरे दौर में आपने जो कुछ पाया हो, आपने ऑब्जर्व किया हो, उनका तरीका क्या रहा संगठन के अंदर रहने का, बात मनवाने का, समाधान निकालने का? इसमें अगर आप लास्ट चैप्टर देखेंगे पुस्तक में, तो लास्ट चैप्टर उस पर मैं हूँ, हाँ, उसमें हमने एक चीज़ बताई है कि एडेप्टेबिलिटी बीजेपी के संगठन की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो एडेप्ट कर लेती है। तो उसमें एक बैक्स्टर की किताब का हमने जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सोशलिस्ट पार्टी जो होती है उसमें कोई रेजोल्यूशन पास ही नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें पहले ही झगड़ा हो जाता है। कांग्रेस में किसी की हिम्मत नहीं होती है बोलने की। एक जनसंघ ही ऐसी पार्टी है जिसमें कि रिजोल्यूशन अगर पास होती है तो एक ऑर्डिनरी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर है वो खड़ा होकर बोल सकता है कि ये ठीक नहीं है, और लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन उसके बाद जब डिसीज़न हो जाएगा तो सब लोग एक हो जाएंगे। हम ये आपको जवाब कोई घुमा के नहीं दे रहे हैं, हाँ, हम इसलिए दे रहे हैं। हाँ, आपको ये लग सकता है कि हम कहीं दूर चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको ये बताने के लिए दे रहे हैं कि ये स्ट्रेंथ है जिसको कि लोग समझ नहीं रहे हैं, और ये स्ट्रेंथ ये है कि हमारे यहाँ ओपिनियन अलग अलग होंगी, लेकिन उस ओपिनियन को हम लेके साथ में चलेंगे, और जो फाइनल डिसीज़न होगा हम उसी के साथ जाएंगे। मोदी जी के संदर्भ में जो आपने पूछा, तो 13 में गोवा में आडवाणी जी नहीं गए, लेकिन गोवा से जब कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होके वो आते हैं तो सबसे पहले आशीर्वाद लेने जाते हैं आडवाणी जी का। चलिए आप इनको हटा दीजिए। राजनाथ सिंह अध्यक्ष होते हैं पार्टी के। आडवाणी जी बहुत तीखी चिट्ठी लिखते हैं आडवाणी जी इनको, राजनाथ जी को, बिल्कुल, और इस्तीफा देते हुए। हाँ, राजनाथ जी इमीडिएट वो चिट्ठी ले लेते हैं, और उनसे मीडिया का कोई पूछता है कि चिट्ठी आपको मिली, आप इसका जवाब देंगे? तो कहते हैं आप हद करते हैं, आडवाणी जी ने चिट्ठी लिखा है तो मैं उसका जवाब दूंगा, मैं जाऊंगा उनके पास। और वो जाते हैं उनके पास और बैठ के पूछते हैं कि आडवाणी जी क्या हो गया, और आप जो कहेंगे वही होगा। देखिए किस तरह से जो मेथड है वो अलग है। तो ये मेथड बड़ा डीपली अगर कोई समझेगा नहीं तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या है। लेकिन भाजपा में हर कोई इसे फॉलो नहीं करता है। क्या तुलनात्मक रूप से नरेंद्र मोदी ज़्यादा अनुशासित सिपाही है भाजपा के? नहीं, मतलब अनुशासित हैं ही, इसमें तो कोई शक नहीं और है। लोगों से, लेकिन नहीं, और लोग भी हैं, मतलब हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई एक आदमी अनुशासन का स्टैंडर्ड नहीं रख सकता है अगर पूरा ऑर्गेनाइजेशन ना हो। तो ऑर्गेनाइजेशन में एज सच अनुशासन है, और अनुशासन से ज़्यादा ये है कि एक कहीं ना कहीं बातचीत के दौर से जो बैठक आप देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बीजेपी में बैठक होती है। बीजेपी जब मैं बीट करता था तो उसमें हम लोग हंसते थे, जुमला है हाँ, कि भोजन, बैठक और विश्राम। तो ये 3 चीज़ें हैं। प्रचारक के लिए कहता है, ये प्रचारक के 3 काम। हाँ, भोजन, बैठक, विश्राम और विश्राम। तो ये जो भोजन बैठक हम लोग को लगता है कि ये सब कुछ है नहीं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन को इंटैक्ट रखने का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। मुझे 2 वाक़ये याद आ रहे हैं। एक अनुशासित मोदी, जब कहा गया, वाघेला ने शर्त रखी कि एक तो ये हटेंगे केशु भाई, और एक मोदी जी बाहर जाएंगे गुजरात के, वो चले गए चुपचाप। लेकिन वही मोदी जब लौटते हैं
और मुख्यमंत्री होते हैं तो वो टिकट पर इतनी आसानी से तो राजी नहीं होते, वो बीमार पड़ जाते हैं, वो नहीं मानते इस बार। नहीं, वो देखिए वो कॉन्टेक्स्ट, वो संदर्भ थोड़ा सा अलग है। वो संदर्भ को देखने के लिए वो मतलब एक चीफ मिनिस्टर कोई है और चीफ मिनिस्टर को ये लग रहा है कि अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी है, तो एज ए सीएम अगर उसका रोल उसमें आता है तो उसमें वो डिसीजन के लेवल पे है, तो उसको संगठन से आप नहीं जोड़ सकते। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई मुद्दा आया, मतलब मैं ये आपके ऑब्जर्वेशंस पूछ रहा हूँ जो आपने देखे हों, पार्टी का कोई मुद्दा आया और सरकार कहीं तो विरोधाभास हुआ मान लीजिए, और नरेंद्र मोदी तो सरकार में है, जैसे यहाँ हुआ ही था जो मैंने आपको दूसरा वाला वाक्य बताया, वहाँ नरेंद्र मोदी का फैसला आप कैसा होता देखें? देखिए कई जगह ऐसा होता है। आपको हम इसका एग्जाम्पल बताएं कि प्रेस्टीज पे खड़ा ना होना, यानी कई जगह आपके डिसीजंस होते हैं जो कि आपको लगता है कि शायद आप उसको मासेस में ले जाके कन्विंस नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे आपको लगता है तो आप हट जाते हैं पीछे, तो प्रेस्टीज पे खड़ा ना होना। लेकिन कई जगह यहाँ जहाँ सरकार के रूप में आपको डिसीज़न लेना है और वो डिसीज़न आपको लग रहा है कि वो अथॉरिटी के लिए ज़रूरत है। अच्छा, तो अगर अथॉरिटी के लिए ज़रूरत है तो वो तो लीडर लेता ही है ना, तो लीडर संगठन की फिर एक दो बातें उस वक्त के लिए इग्नोर करनी भी, ऐसी कई बातें हुई हैं। अच्छा। ऐसी एक बात नहीं है, मतलब अगर आप देखें तो अगर 2007 के चुनाव के पहले किसान संघ के लोग फास्ट अनटू डेथ पे बैठे थे और ये रोज फ़ोन करके पूछते थे कि उनकी हालत कैसी है, उनसे कहिए कि वो निकले वहाँ से। लेकिन पर वो फीडर का सेपरेशन ये डिसीज़न हित में था। राजकोट यानी सौराष्ट्र में पानी देना 4 घंटे, ये इसलिए ज़रूरी था कि अगर वाटर टेबल हमने 4 घंटे तक नहीं किया तो 8-8 घंटे पानी निकाल के वाटर टेबल नीचे चला जाएगा, और आज सौराष्ट्र को उसका फ़ायदा होता है। आज के दिन सौराष्ट्र के ही लोग, मैं ही जाता हूँ सौराष्ट्र में, तो सौराष्ट्र के लोग कहते हैं कि हाँ यहाँ पूरा का पूरा चेंज हो गया है। तो ये डिसीजंस जो होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन अगर किसान संघ, मजदूर संघ, भाजपा कुछ कहे, मैं समझ गया, वो एक दो बातें इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें दिखता है कि भाई ये दूरी के लिए ठीक है। इनकी जगह अगर आजकल खबरें भी आती हैं, आपने शायद देखा हो, पता नहीं, मतलब देखा ही होगा, संघ अगर हो इसकी जगह, कि अगर संघ कुछ कहता है और सरकार में नरेंद्र मोदी को कभी ऐसा लगा कि भाई नहीं, सही ज़्यादा ये है, संघ की बात नहीं है, क्या आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ भी आया अपनी पत्रकारिता के दौरान जब उन्हें भी इग्नोर किया? फिर नहीं इग्नोर, देखिए एक चीज़ जो हमने देखा है, जो इस मतलब ये जो बुक हमने लिखी, तो बुक में हमने उसको दिया, उसको लिखा, एलेबोरेटली लिखा है कि ये समझना कि 2 कंपीटिंग सेंटर्स हैं पावर के, हमारे ख्याल से वो सही असेसमेंट नहीं है। कंपीटिंग सेंटर्स नहीं है, ये एक दूसरे को हेल्प ही करते हैं, कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। तो वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी को ना देख के अगर हम ये सोचें कि आप इन्होंने कुछ कहा और दूसरे ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो एकोमोडेशन सेकंड में भी होता है कि नहीं, अच्छा ठीक है, ये रीज़न है, इस वजह से ये नहीं हो सकता, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमने कोई इस तरह की स्थिति नहीं देखी है जिसमें कि कोई दोनों पक्ष कोई साइड लेके, मतलब कोई स्टैंड लेके बैठ जाए और दोनों एक दूसरे से, वो स्थिति हमारे उसमें तो ध्यान में नहीं आई है। विश्व हिंदू परिषद और नरेंद्र मोदी का टकराव तो बहुत जग जाहिर रहा है, तो खैर उसकी बात नहीं करूँगा, बात उधर निकल जाएगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं शायद, जो मैं समझ पाया, कि ठीक है मतभेद भी रहे होते होंगे, कई बार ऐसा भी होता होगा कि संघ या विश्व हिंदू परिषद किसी ने कुछ और कहा, सरकार के लिए कुछ और सही है, तो नरेंद्र मोदी ने थोड़ा आगे थोड़ा पीछे करके उसे ज़्यादा बेहतर ढंग से कोई सहमति बना ली। तुलनात्मक रूप से उसके जब अटल जी और सुदर्शन जी वाले मामले हमने देखे और सुने हैं, वहाँ शायद ये कोऑर्डिनेशन उतना बेहतर नहीं था। वहाँ कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा था, वो एक फेज़ था जिसमें कि चूँकि
स्वदेशी जागरण मंच और BMS और इस तरह का इशू, और अगर आपको याद हो उस समय ये फेज़ भी था जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट, तो डिसइन्वेस्टमेंट, हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी झगड़ा होता था, और कई बार चांदीवाला में लोग बैठे भी हैं एक साथ में, लेकिन वो अच्छा फेज़ नहीं था। वो बीजेपी के लिए भी अच्छा फेज़ नहीं था और वो RSS के लिए भी अच्छा फेज़ नहीं था। तो इस दौर से ये निकले हैं। ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडिविजुअल का अपना एक्सपीरियंस होता है, वैसे संगठनों का एक लाइफ साइकिल में अपना एक्सपीरियंस होता है। तो वो दौर निकला है, लेकिन वो दौर 14 में आते आते हमें लगता है कि उस दौर को अब देखना उस कॉन्टेक्स्ट में, वो शायद वो हिस्ट्री है जो निकल गई है। अब फ्यूचर किसी और रूप में आएगा, और वो क्या होगा, मतलब अभी तक तो हम लोग देख रहे हैं, और फ्यूचर किस ढंग से लेके जाएगा उसको अभी से कह पाना मुश्किल है। लेकिन अभी जो हम कह रहे हैं कि ये कॉम्पीटिंग सेंटर्स ऑफ पावर जो लोग समझते हैं, वो शायद उसका सही असेसमेंट नहीं है। कॉम्पीटिंग सेंटर्स नहीं है ये। नरेंद्र मोदी इंटरनल डेमोक्रेसी के पार्टी में, क्योंकि हम संगठन पर बार बार बात कर रहे हैं, कितने हिमायती आपको दिखाई दिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो यही कहना है कि जब से वो आए हैं कोई भी अध्यक्ष ऐसा नहीं रहा, जबकि वो अभी पार्टी में नहीं है, सरकार में है, चाहे वो अमित शाह रहे हों फिर JP नड्डा आए हों, कोई अध्यक्ष ऐसा नहीं है जो ऐसा लगे खुद मुख्तार है, जो आंखों में आंखें डालकर कभी कह सकता हो सरकार को या नरेंद्र मोदी को या सत्ता को कि देखिए हम तो ऐसा चाहते हैं, पार्टी ऐसा चाहती है। नहीं, लेकिन इस सवाल में आपका एक एजम्पशन है कि अध्यक्ष जो है वो अपने प्रधानमंत्री के अगेंस्ट ही जाता है तभी इंटरनल डेमोक्रेसी होती है। तभी इंटरनल डेमोक्रेसी होती है। तो क्या वो एजम्पशन सही है? पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि ऐसा एजम्पशन सही होता नहीं है। क्योंकि अध्यक्ष, कोई भी पार्टी का अध्यक्ष क्यों ये चाहेगा कि जो सरकार उसी की है उसके अगेंस्ट कुछ कहेगा, और अगर कहना भी होगा तो वो इंटरनल मीटिंग्स में कहेगा। तो ये तो ऑब्वियस, ये कोई इंडिया की कुशलता है कि बाहर बात ना है। हाँ, और नहीं, ये इंडिया बाहर बात की बात नहीं है, ये पूरे इंडिया में है। आप ये बताइए, आप जरा सा थोड़ा सा अलग हट जाइए, कांग्रेस में क्या ये था, या किसी के टाइम में, PV नरसिम्हा राव के समय, नरसिम्हा राव के टाइम में जगह ही नहीं छोड़ी, अपने आप ही बने रहे। नरसिम्हा राव अध्यक्ष भी थे, PM भी थे। वही सीताराम केसरी के समय ठीक ठाक रहा। हाँ, केसरी। तो अब ये हम वही कह रहे हैं कि अगर आप, अच्छा, मनमोहन सिंह के समय भी था थोड़ा सा। मनमोहन सिंह के टाइम में भी बहुत नहीं था, क्योंकि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इतने कमजोर थे कि जो भी थी सोनिया गांधी थी। पार्टी अध्यक्ष बड़ा होता था, वो पार्टी से ही होता था। तो लेकिन ये सिचुएशन हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो सिचुएशन नहीं है, तो वो सिचुएशन तो नहीं है, ये तो नॉन फैक्ट है। तो ये एजम्पशन ही हमारा सही नहीं है कि अध्यक्ष जो होगा वो सरकार के खिलाफ ही बोलेगा, तभी हम मानेंगे इंटरनल डेमोक्रेसी है। पर आज हम संगठन पर बात कर रहे हैं तो मैं हर पहलू टटोल रहा हूँ। कम्युनिस्टों में तो ये देखने को खूब मिला, जब पोलित ब्यूरो ने अपनी सरकारों की खूब खिंचाई की। क्या ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं है? आपको भी नहीं लगता? मतलब अब मैं ये छोड़ रहा हूँ कि नेता, मतलब पार्टी को ऐसा ही करना चाहिए, देखिए सरकार के हित में ये छोड़ दीजिए, पत्रकार के तौर पर, और चूंकि आप संगठन पर किताब लिख रहे हैं तो आपने बहुत सारे संगठनों को ज़रूर ऑब्जर्व किया भी होगा। क्या ये वाकई हमारे आपके लिए, नागरिकों के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है कि एक चेक संगठन ही अपनी सरकार पर रखे? विपक्ष और मीडिया की तो छोड़ दीजिए, वहीं की वहीं एक चेक रखा जाए। नहीं, लेकिन संगठन चेक रखता है, ऐसा नहीं है कि संगठन, मतलब सरकार, अगर कोई इस तरह की स्थिति होती है तो संगठन बोलता है। मतलब संगठन सरकार अलग नहीं होता। लेफ्ट की आपने बात कही है, तो लेफ्ट में आप हमें ज़रा बता दीजिए, लेफ्ट का तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अथॉरिटेरियन होता है। पॉलिट ब्यूरो उसमें उसका होता है, लेकिन पॉलिट ब्यूरो के अलावा आप बताइए कि जब न्यूक्लियर डील हुआ था तो सोमनाथ जी तो पक्ष में थे, स्पीकर थे और प्रकाश करात ने एक डिसीजन ले लिया और उस पर स्टिक किया, और बाद में उनको खामियाजा देना पड़ा। तो हम ये कह रहे हैं कि जनरल सेक्रेटरी CPM भी उतना ही इफेक्टिव था, जबकि जबकि वो जनता ने नहीं चुना, वो इलेक्शन नहीं लड़े। एक अलग आलोचना है। तो इसलिए लेफ्ट कोई आइडियल स्थिति हमें देता है आंतरिक उसका।
हमें नहीं लगता है कि वो शायद वो सही असेसमेंट है। मतलब लेफ्ट के पार्टी स्ट्रक्चर को देखिए तो वो ज़्यादा अथॉरिटेरियन है और ज़्यादा उसमें वो ऑल ओवर वर्ल्ड, हम कोई यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया में आप कहीं पे भी देख लीजिए, जो भी देश मार्क्सिस्ट उससे निकले हैं, वहाँ पे जो सरकार और पार्टी का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है वो तो नोन फैक्ट है। तो वो कोई आइडियल आदर्श स्थिति देता है, हमारा ऐसा मानना नहीं है। संगठन पर आपकी किताब बहुत बढ़िया है, मतलब मुझे अच्छा इसीलिए लगा क्योंकि इसमें सीएम और पीएम नरेंद्र मोदी कम है, नेता नरेंद्र मोदी ज़्यादा हैं। एक वाकया ऐसा है जब आपने इसमें ये भी लिखा है, घटना है और बड़ी इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। वो पर्सनल यात्रा थी उनकी जब वो नेता के तौर पर उभरे, जैसे वो बांध वाले मामले में नेता के तौर पर उभरे थे। कौन सी यात्रा? मानसरोवर, जो मानसरोवर में हुई थी। मानसरोवर वाली यात्रा हमने उसके बारे में जानकारी ली थी। उस समय एक आईएएस ऑफिसर थे बासवान, बीएस बासवान जी। तो बीएस बासवान जी इनके साथ गए थे और वो अपनी यात्रा थी। यात्रा उसमें बासवान जी का कहना हमें ये था, हमारी भेंट हुई 17-18 में जब हम ये बुक वो कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, लिख रहे थे। आपको कितना समय लगा लिखना? 4 साल, 4.5 साल। बहुत वक्त लगा। बहुत 70-80 लोगों से बात की आपने? 100 लोगों से, उनके साथ थे, 100 लोगों से, 100 लोग से, कहीं कहीं उन्हीं आलोचकों से भी बात की आपने? बहुत लोगों से बात किया। हाँ, लेकिन दरअसल इसमें एक चीज़ आपको बताएं जो कि शायद आपको लग भी सकती है, चूंकि आलोचनात्मक ये वो नहीं था, ये संगठन पे था। हाँ, नहीं, संगठन में ही आलोचनात्मक रुख हो सकता है किसी का कि देखिए उन्होंने संगठन जैसे चला है, हम उससे सहमत नहीं थे, मतलब हम पार्टी में हैं, उनके साथ आज हैं प्रधानमंत्री हमारे। ऐसे बहुत लोग से बात हुई जो कि उनके साथ, और खासकर उस वक्त जब ये एक भ्रम रहा होगा, मतलब भ्रम कह रहा हूँ, एक कंफ्यूजन रहा होगा कि पता नहीं ये वाले तरीकों से पार्टी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तब तो रहा ही होगा। हाँ, उस समय लोगों का, हाँ, तो उन लोग 100 लोग थे, तो उसमें बहुत लोग ऐसे थे जो उस समय बोलते थे कि ये ऐसे नहीं होगा, लेकिन बाद में बोलने लगे नहीं, हम सही नहीं थे। तो हाँ, तो बासवान जी से हमने बात किया, तो बासवान जी ने बताया कि उस यात्रा को जब हम लेके निकले, वो चूँकि जो ऑफिसर साथ में होते हैं वो थे, तो कह रहे थे कि हमें कुछ अंदाज ही नहीं था, मतलब हमें इनके बारे में कोई आइडेंटिटी हमें नहीं पता कि व्यक्ति कौन है। उनके लिए तो 25-30 के ग्रुप का कोई एक तीर्थयात्री है, एक तीर्थयात्री लेकर जाना है, हाँ, दर्शन करा के लौटना है, सिर्फ उनको इतना पता था। कह रहे थे मैं एथेइस्ट था, भगवान को ना मानने वाला था, तो मुझे कोई बहुत उससे फर्क नहीं पड़ता था, और ये मानने वाले थे, और बाकी लोग भी जो उसमें बहुत लोग थे, मानने वाले, तीर्थ यात्रा कर रहे थे, मानते ही रहे होंगे। कह रहे थे कभी भी ये नहीं हुआ कि उन्होंने ये कोशिश की होगी कि मैं अपना जो हमारा जो अपना एथेइज्म है उसको मैं छोड़ के आस्तिक हो जाऊं। लेकिन इतना ज़रूर था, कह रहे थे हमें इतना समझ में आता था कि नेता होने का एक छाप वो दिखाई देता था, क्योंकि वो जो टीम थी उसके वो नेचुरल नेता बन गए थे। उस पर्टिकुलर ग्रुप के, वो जो जा रही थी कह रहे थे उसके वो नेता बन गए थे, और किसी को कहीं ओवरबेयरिंग नहीं थे। कह रहे थे जब लौट के हम आए, और लौट के आने के कई दिन बाद हमें पता चला कि जो साथ में थे वो तो बीजेपी के इम्पोर्टेंट आदमी थे। तो कह रहे थे कि हमें बिल्कुल नहीं पता चला। और किस साल में रहा होगा ये मुझे अब याद नहीं है, बुक में लिखा होगा, लेकिन हमारे ख्याल से ये बात है वही 88-89 के आसपास की बात होगी शायद, जहाँ तक हमें ख्याल है, लेकिन उसी समय की बात है। तो वो एक इंटरेस्टिंग था। उसमें वो जाके 15 अगस्त भी शायद इन लोग ने वहाँ पे चाइना के साइड में तब मनाया था। हाँ, तब मनाया, लिखा है आपने जी कि उस ग्रुप ने वहाँ पर 15 अगस्त भी सेलिब्रेट किया, और क्योंकि चाइना की तरफ है वो इलाका काफ़ी संवेदनशील भी, और पहाड़ याली यात्रा और कई दिनों की होती है। हाँ अजय जी, आखिरी प्रश्न संभवतः मेरा, संगठन पर आपने खूब समझा। एक जो बॉर्न टैलेंट है, एक बॉर्न लीडर होता है जिसको संगठन करने मज़ा आता है, बचपन से ही वो ना अपने क्लासरूम का नेता हो जाता है, कोई बनाता नहीं है, वहाँ चुनाव तो होता नहीं है। और एक होते हैं जो किसी कारण के चलते किसी संगठन में आ गए और फिर वहाँ ट्रेनिंग पाते हैं, बढ़िया लोगों से मार्गदर्शन मिलता है, बारीक चीज़ें सीखते हैं धीरे धीरे। इन दोनों में से बेहतर संगठन करता
कौन बन के उभरता है और नरेंद्र मोदी इनमें से क्या है? नहीं, दोनों होता है। देखिए, बॉर्न लीडर होता है, वो तो होता ही है, उसमें कोई मतलब गिफ्ट होता है वो, और ऊपर वाले का गिफ्ट होता है, तो वो तो होता है। कोई भी आदमी लीडर नहीं बनता है, लेकिन लीडर सिर्फ बॉर्न है, गिफ्टेड है, ये उसके लिए काफ़ी नहीं है, कल्टीवेट भी करता है। और मतलब आप देखिए ना कि इंटरनेशनल एरेना में जब वो जाता है तो वो कई चीज़ें नहीं जानता है, बर्थ के साथ तो वो आती नहीं है, तो आपको कई स्किल सेट नहीं डेवलप करने पड़ते हैं। तो नेता वही अच्छा बनता है जो हमें समझ में आता है, वो ये कि अगर आप बॉर्न हैं वो तो ऊपर वाले का गिफ्ट है, लेकिन स्किल सेट्स भी आप इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छा लोगों को लीड भी करते हैं, और जो फ्यूचर होता है उसको वो देख के और उसके हिसाब से लोगों को उस रास्ते पे लेके जाते हैं। तो प्रैक्टिकल होते हैं। हाँ, तो जैसा चैलेंज आया सीख लिया और समाधान निकाला। इसीलिए दोनों सेट होना ज़रूरी है। बॉर्न तो हो ही, लेकिन कल्टीवेशन भी हो, कल्टीवेटेड स्किल्स भी वो भी हो। और नरेंद्र मोदी में ये है, वो दोनों तो साफ मतलब इसमें निष्कर्ष पर आ गई। हाँ, हमारा कहना बहुत अजीब होगा, ये तो नोन फैक्ट है, मतलब पूरी दुनिया कह रही है, तो उसमें मैं क्या कहूँ। और सवाल थोड़ा सस्ता लगेगा आपको लेकिन फिर भी मेरा मन है पूछ लूँ कि 3 गुण नेता के तौर पर और 3 अभी तक जो आलोचनात्मक दृष्टि से आपने ये पाया हो कि ये वाले गुण अभी विकसित नहीं हुआ, वो गुण हैं, 3 बता पाएंगे? नहीं, देखिए, हम आपको बताते हैं, ये कोई पर्सनालिटी की एनालिसिस के लिए हमने ये पुस्तक नहीं लिखी। ये अभी पर्सनालिटी की एनालिसिस हम नहीं कर रहे, तो हम किसी ऐसे डोमेन में चले जाएंगे जिसमें देश के प्रधानमंत्री की पर्सनालिटी एनालिसिस करने तो ये बता दीजिए, द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, जिसमें जो न्यू बीजेपी लिखा है, पुरानी और नई बीजेपी में 3 फर्क जो आपने पाए हो। नहीं, 3 फर्क के हिसाब से तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर आपको बता सकते हैं कि जो न्यू बीजेपी हमने लिखा है वो कॉन्टिन्यूटी है। अच्छा, इसको आप इस संदर्भ में मत देखें कि ओल्ड बीजेपी कुछ अलग थी और नई बीजेपी अलग है। हमने इसको कॉन्टिन्यूटी के टर्म्स में देखा है, और कॉन्टिन्यूटी का संदर्भ ये है कि आज से 10 साल पहले अगर आप हमसे बात कर रहे होते, और तब मैं अखबार में ही था, मीडिया में ही था, और तब अगर आप हमसे कह रहे होते कि क्या नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी आएगी, तो हम आपसे कहते कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कोई स्कोप नहीं है। हमें बिहार के और 10 साल पहले कर रहा था, आप कहते साउथ में भी नहीं आएगी। नहीं, साउथ में तो खैर अभी भी मान लीजिए थोड़ा सा एरिया में है, कर्नाटक, लेकिन उसके बाद वाले एरिया में नहीं है अभी, तो वो तो अभी भी इनएक्सेसिबल एरिया है। कर्नाटक में ठीक ठाक है, इसलिए मानता हूँ आ गई। हाँ, वो आ गई थी। तो नॉर्थ ईस्ट और बिहार के बाद, बिहार के सर्टेन पॉकेट्स के बाद बंगाल में भी हम नहीं देखते थे। तो न्यू बीजेपी का हमारा संदर्भ है कि ये बीजेपी जो ऑर्गेनाइजेशनली इतनी एक्सपैंड की है कि जो हमारे इमेजिनेशन से बाहर था, लेकिन ये कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं हुई है, कोई ऐसा नहीं हो गया है ये मैं ही हूँ जो 20 साल का था, ये मैं ही हूँ जो 30 साल का हो गया, ऐसा है। ये वही बीजेपी है, वही है, एक क्रम है, एक सिलसिला है। हाँ, और अभी चल रहा है, और चल रहा है। आपको नहीं लगता रुका भी होगा थोड़ा बहुत अब? नहीं, क्योंकि उधर ध्यान बहुत है उनका सरकार के, अब सरकार भी तो चलानी है। नहीं, सरकार तो है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पे जो एम्फेसिस है वो उतना ही। अभी आप जब ध्यान देते हैं तो आपको लगता है कि अभी भी वो अपने तौर तरीके लगातार नए करते रहते हैं, ताज़ा करते रहते हैं। बहुत संगठन, बहुत सारे इनोवेटिव स्किल्स अभी भी हैं। नहीं, पार्टी में ही इनोवेटिव स्किल्स हैं, और ये अगर आप किसी पार्टी के आम आदमी से पूछिए ना, तो वो आपको बता देगा कि हम लोग किस तरह से संगठन और सरकार के काम को लेके हम आगे बढ़ते हैं, और ये छोटी छोटी जगह पे हो रहा है। ठीक। भाजपा को लेकर प्रधानमंत्री बहुत भावुक दिखाई दिए। कम से कम 2 वाक़ये ऐसे हैं जब मैंने देखा कि उन्होंने भाजपा को अपनी माँ कहते हुए आंसू बहाए, है ना। उनका उस तरह का बहुत लगाव जैसा दिखता है, बहुत कम नेताओं का अपनी पार्टी के प्रति दिखा। अब मुझे पता नहीं कि वो कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए ऐसा हो गया या क्या हुआ, पता नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये नरेंद्र मोदी, जो नेता नरेंद्र मोदी हैं, अपना टेन्योर ख़त्म करने के बाद कभी फिर संगठन की तरफ लौटेंगे? हम आपको नहीं, वो तो स्पेकुलेशन हो जाएगा। बहुत लोग करते हैं, हाँ, अक्सर बोलते हैं बहुत स्पेकुलेशन हो जाएगा, नहीं जाएंगे फिर। लेकिन हमारा इस किताब में एक थीसिस है, वो थीसिस है कि अगर रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप छोड़ जाते हैं तो इंडिविजुअल को वो आउटलास्ट करता है।
यानी इंडिविजुअल उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो आइकन्स अपने ढूंढता है टाइम के। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन आपका संगठन बहुत ही स्ट्रांग है तो इंडिविजुअल आया और वो इलेक्शन जीतने की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके आइकन्स चेंज होते जाते हैं तो वो इंडिविजुअल को आउटलास्ट करता है। तो ये हमारा एक इसमें थीसिस है और हम उसी पे है कि ये और जो संगठन हुआ है इसको इंडिविजुअल सेंट्रिक ना देख के आप देखिए कि संगठन बहुत स्ट्रांग है। ठीक। और फाइनल सवाल, भाजपा पर बहुत बात हुई क्योंकि आपने संगठन पर तो किताब लिखी, लेकिन चूंकि उसमें भाजपा की बात थी, उसमें नरेंद्र मोदी की बात थी, ज़्यादा उस पर होनी थी। इस पार्टी के इतर अभी देश में जो सिनेरियो है, मुझे पता नहीं आपसे पूछना कितना सही, आप उतना ध्यान देते हैं आजकल कि नहीं, आपका काम बहुत विस्तृत है। इसके अलावा कौन सी पार्टी आपको दिखाई देती है संगठन के स्तर पर जो टक्कर दे सकती होगी इस पार्टी को, मतलब संगठन में? देखिए, संगठन के हिसाब से तो हमें या बेहतर होती जा रही है। हाँ, संगठन के हिसाब से तो हमें कोई संगठन पे कोई बहुत ध्यान दे रहा है वो हमें कोई पार्टी दिखती नहीं है। लेकिन राजनीतिक कमेंट हम जिस तरह के असाइनमेंट में हैं उसमें हम नहीं कर सकते हैं, तो हम उससे अवॉइड करेंगे। पर चूंकि पुस्तक की बात है तो पुस्तक तक तो मैं ज़रूर बोल सकता हूँ, लेकिन पुस्तक के बाहर जैसे बात बाहर जाती है तो हमारे लिए बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि नागरिक के तौर पर मैं बताऊँ आपको, मुझे मतलब मेरी सहमति या असहमति मायने नहीं रखती भाजपा को लेकर या उसके विचार को लेकर, लेकिन डेफिनेटली जो संघ से सीखकर भाजपा में लोग आते हैं या जो भाजपा में रहते हुए संघ से भी सीखते हैं, भाजपा संगठन के तौर पर बहुत मजबूत दिखती है। उसके जो अपने झगड़े होते हैं उन्हें सुलटा लेते हैं। कोई दूसरी या तीसरी या चौथी पार्टी भी शायद लोकतंत्र के लिए बेहतर होगी जो संगठन के स्तर पर खुद को, जो आपकी भाषा थी, इनोवेट करती रहे, क्योंकि लोकतंत्र के लिए बेहतर है कि हर पार्टी का संगठन ट्रांसपेरेंट भी हो और इतना ही इफ़ेक्टिव भी हो और ख़ुद को नई चुनौतियों को सामने देखकर इसी तरह बदलता भी रहे। तो बस अब तो क्या ही कहूँ, जब आपने कह दिया कि भाजपा की बात ही करूँगा, क्योंकि किताब में तो भाजपा की बात है। किताब की बात, भाजपा की भी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं संगठन और अपनी किताब की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन आप जो कह रहे हैं उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ, आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि पार्टीज़ होनी चाहिए और पार्टीज़ अपोजिशन भी इफेक्टिव होना चाहिए। हमेशा ना मज़ा नहीं आता, मैं यदि सही बताऊँ आपसे, हमेशा ये टूट फूट देख के बहुत मज़ा भी नहीं आता। दिलचस्पी तो होती है, सपा टूट गई, अब कांग्रेस में उठक बैठक चल रही है, कुछ बसपा में हो गया, लेकिन कई बार ये देख कर कोफ्त भी होती है कि ये काम तो नहीं है ना किसी पार्टी का। किसी पार्टी का काम तो लोकतंत्र में यही था कि खुद को मजबूत करे, हमारे हिस्से के सवाल उठाए और सरकार को थोड़ा सा परेशान करे कि सरकार लाइन पर आए। लेकिन जब हम देखते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पर अलग अलग पार्टियाँ, केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, रोज़ इसी सिर्फ फुटअव्वल में उलझी रहती हैं, तो एक नागरिक के तौर पर दुख होता है कि हमारे यहाँ पार्टियों को थोड़ा मैच्योर होना चाहिए संगठन में। तो नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, अच्छी बात है, मैंने अच्छी बात कही तो लास्ट में नहीं, बहुत अच्छा। अंत में आप कुछ कहना चाहें फिर समाप्त करें? नहीं, कुछ जोड़ना चाहें? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सवाल पूछा और हमें तो अच्छा ये लगा कि आपने किताब बहुत ध्यान से पढ़ी है और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी है, तो हमें अच्छा लगा ये देख के। मुझे अच्छा लगा कि द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी छोटी सी किताब है, बहुत ज़्यादा पेज इसमें है नहीं, लेकिन बहुत सारगर्भित है। इनफैक्ट इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, उनके ज़रिए हम अन्य दरवाजे भी खोल सकते हैं यदि संगठन को लेकर या नई भाजपा को लेकर या नरेंद्र मोदी संगठनकर्ता को लेकर हमारे मन में कोई अन्य प्रश्न भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आप आए और अजय जी ने बहुत वक्त दिया और बहुत वक्त आपका कीमती है, अभी आपको और भी कई काम करने हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन अंत में ये है कि कभी संगठन को लेकर थोड़ा और विस्तार में कोई नई किताब भी लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आप लोग जो हमें सुन रहे थे, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा बताने का पता आपको मालूम ही है, radio@aajtak.com पर आपको लिखना है। इंतज़ार रहेगा आपके मेल्स का, और हम ट्विटर पर भी हैं और फेसबुक पर भी हैं, वहाँ भी यदि अपनी बात कहना चाहें तो प्लीज़ कहिएगा। पढ़ाकू नितिन में आज इतना ही।